हाय बच्चों, वेलकम टू एकाग्रता सीए फाउंडेशन चैनल। वंस अगेन सीए फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 5 इन बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? बिजनेस साइकिल। और आज हम लोग इस वन शॉट में उसी चैप्टर को डिटेल में कवर करने वाले हैं, हर एक चीज अच्छे से बारीकी से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिजनेस साइकिल को, यहीं से शुरू हो जाता है ना। तो देखो यार, ऐसा है कि हम सबको लगता है कि बिजनेस करेंगे स्टार्ट तो वो तुरंत रातों रात क्या हो जाएंगे, हम लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे और ओवरनाइट हमको सफलता मिल जाएगी, ठीक है, सक्सेस मिल जाएगी। और बिजनेस में होता ही क्या है, बस एक रिस्क लेना है, कुछ पैसे डालने हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी है और हो गया बिजनेस, ऐसा हम लोग को लगता है। और यही सेम चीज हमको अपनी इकोनॉमी के बारे में भी लगता है। लेकिन क्या ऐसा ही है? क्या सब कुछ इतना स्मूथली ही चलता रहता है? क्या अप्स एंड डाउन्स नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं बच्चों। और ये चैप्टर उन्हीं अप्स एंड डाउन्स के बारे में बात करता है, बिजनेस साइकिल के बारे में बात करता है। तो चलिए यहां से शुरू करेंगे। सबसे पहली चीज ये कि यार, जो ये बिजनेस साइकिल है उनमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो उनके फेजेस कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन से अप्स एंड डाउन्स हैं सर, वो हमको जानना है। देखो बच्चों, सबसे पहले ये समझो कि 4 तरीके के फेजेस होते हैं बिजनेस साइकिल में। नंबर 1 पे आता है आपका एक्सपेंशन फेज, जिसको आप लोग बूम भी कहते हो और अपस्विंग भी कहते हो। नंबर 2 पे आता है आपका पीक और बूम और प्रॉस्पेरिटी का फेज भी कहते हो। प्रॉस्पेरिटी यानी कि खुशहाली, वेलफेयर, पूरी इकोनॉमी बहुत अच्छे से चल रही हो, उसे प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, ठीक है, ओके। थर्ड आता है बच्चों कॉन्ट्रैक्शन, जिसको आप लोग डाउन स्विंग और रिसेशन भी कहते हो। रिसेशन या डाउन स्विंग का मतलब क्या है कि भाई अब इकोनॉमी धीरे धीरे क्या हो रही है, स्लो डाउन हो रही है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज धीरे धीरे घट रही है, डिमांड घट रही है, इन्वेस्टमेंट घट रहा है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, रिसोर्सेज का एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पा रहा है, इसे कह देंगे रिसेशन। अभी इसको डिटेल में अपन डिस्कस करने वाले हैं, चिंता मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। और चौथा बच्चों फेज होता है ट्रो का, यानी कि डिप्रेशन का। तो भाई डिप्रेशन में क्या होता है, इकोनॉमी बिल्कुल ही स्लो डाउन हो चुकी होती है और सारी चीजें खत्म हो चुकी होती हैं, बिल्कुल भी डिमांड नहीं होती, बिल्कुल एकदम रिसेशन में जा रहा होता है, सबकी जेबें खाली हो जाती हैं, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट सब जीरो हो जाता है। सर ऐसा कब हुआ था हाल फिलहाल में? बेटा ऐसा हुआ था कोविड-19 के टाइम पे। आपको याद होगा, आप छोटे हो गए उस टाइम पे, जब 2020 में, आज से 5 साल पहले लॉकडाउन लगा था, तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हो चुकी थी। सिर्फ जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट से, जैसे कि पुलिस है, जैसे कि आर्मी है, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सिर्फ मतलब वही काम कर रहे थे, बाकी पूरा देश बंद पड़ा हुआ था। और बेटा पूरा देश बंद पड़ा था तो आप समझ सकते हो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या हाल हो रहा होगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्या हाल हो रहा होगा। प्रोडक्शन हो नहीं रहा था, इनकम हो नहीं रही थी और एक्सपेंडिचर भी नहीं हो रहा था, तो नेशनल इनकम बिल्कुल एकदम ध्वस्त हो गई होगी, है ना। जीडीपी बिल्कुल डाउन चली गई होगी, ऐसा हुआ होगा ना। आप लोग तो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो अब आप समझ गए होगे कि यार प्रोडक्शन नहीं होगा तो उससे बहुत कुछ बिगड़ेगा। ओके की रिपोर्ट। चलो सर, तो हाल फिलहाल में डिप्रेशन हमको देखने के लिए मिला था, बट क्योंकि वो एक बीमारी के टाइम पे था, वो थोड़े समय के लिए ही था। उसका रीजन हमको क्लियर था कि भैया ये बीमारी है, बीमारी से लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन से डिप्रेशन हुआ, ऐसे ही नहीं आया। लेकिन हमको पढ़ना है कि नॉर्मल कोर्स, जब नॉर्मल साल चल रहा हो, जब कोई बीमारी ना हो, जब कोविड-19 जैसी कोई महामारी ना आए, तब क्या होता है। ओके की रिपोर्ट। तो ये डायग्राम देखो यार, है ना। वैसे आप जानते हो कि भाई आपका जो इकोनॉमिक्स का पेपर है वो तो एमसीक्यू का है, तो एमसीक्यू में डायग्राम बनाने के तो आएगा नहीं, बट डायग्राम बना हुआ आएगा, पहचानने के लिए आ सकता है क्वेश्चन। देखो क्या बोला जा रहा है कि भाई ये आपकी रियल जीडीपी है। ओके की रिपोर्ट। ये आपकी रियल जीडीपी है बेटा। जीडीपी एक तो होती है आपकी रियल और फ्लो, है ना। फ्लो में मनी फ्लो, ये सारी चीजें आती हैं। देखो जीडीपी का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूं। जीडीपी का मतलब होता है जितना गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल अमाउंट हमारे पूरे देश में प्रोड्यूस हो रहा हो बच्चों, उसे हम लोग जीडीपी कहते हैं ना। चलो, तो जीडीपी में इसको जरा देखते हैं। और ये है बच्चों टाइम, ये जो आपका ऊपर जा रहा है ना, ये टाइम है, मतलब टाइम धीरे धीरे बीत रहा है। अब देखो क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले इकोनॉमी आपकी ट्रॉ में थी, फिर देखिए क्या हुआ, ये देखिए एक्सपेंशन होता जा रहा है, देख रहे हैं आप लोग, ये आपका एक्सपेंशन हो रहा है। अब धीरे धीरे इकोनॉमी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहां पे आ गई तो ये हो गया बेटा पीक, मतलब इकोनॉमी अपने बिल्कुल पीक पीरियड पे है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वेलफेयर, हर तरह खुशहाली, हर तरफ खुशहाली, हर तरफ जो है प्रॉस्पेरिटी है, सब लोग खुश हैं, सारे रिसोर्सेज एम्प्लॉयड हैं, सब लोगों को नौकरी मिल रही है, पॉवर्टी खत्म हो चुकी है, एकदम पीक पे इकोनॉमी, ठीक है ना, मजेदार तरीके से चल रही है इकोनॉमी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद देखिए इकोनॉमी का हाल क्या हो रहा है, धीरे धीरे इकोनॉमी हमारी गिर रही है, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो रही है ना। देखो एक्सपैंड का मतलब क्या होता है, ये देखो ये है, तो ये एक्सपैंड हो रही है, इकोनॉमी बड़ी हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इकोनॉमी और
छोटी हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, और फिर बिल्कुल आ जाता है बेटा रिसेशन का टाइम यानी कि ट्रॉ का टाइम। उसके बाद देखिए फिर से वही एक्सपेंशन, फिर से वही पीक, और फिर से वही कॉन्ट्रैक्शन। तो ये चीजें बच्चों चलती जाएंगी जब तक आपकी इकोनॉमी जिंदा रहेगी। ये ट्रेंड है ना, ये ट्रेंड की लाइन है। ओके की रिपोर्ट। तो बेटा आप देख रहे हो किस तरीके से बिजनेस साइकिल चल रही है। पहले नीचे से ऐसे उठी, फिर धीरे धीरे एक्सपेंशन हुआ, फिर धीरे धीरे पीक, ये बिल्कुल पीक आ गया, और फिर धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन, इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, फिर बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई, फिर थोड़ा ऊपर आई, है ना, फिर पीक, फिर ये डाउन, फिर ऐसे ये चलता रहेगा भैया इकोनॉमी में। और अगर आप लोग बिजनेस पढ़ोगे ना बेटा, बिजनेस में भी यही चलता है। बिजनेस में भी इसको बिजनेस साइकिल कहते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं, ठीक है ना, प्रोडक्शन साइकिल कहते हैं, अलग अलग साइकिल्स हैं बिजनेस में, वो अलग चीज है। अभी यहां पे हम लोग इसकी बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि हम लोगों को आगे पढ़ना क्या है। समझ में आ गया ना, बस इन्हीं फेजेस के बारे में पढ़ना है। तो अगले 10-15 मिनट हम लोग इन फेजेस के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला देखो क्या बोला जा रहा है, चलो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। देखो, ट्रेंड रिप्रेजेंट्स अ स्टेडी ग्रोथ लाइन। ये ट्रेंड आपने सोचा होगा ना, सर ये ट्रेंड क्या होता है, ये जो डैश 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 लाइनें बनी हुई हैं इनका क्या मतलब है। बच्चों ट्रेंड का मतलब है स्टेडी ग्रोथ लाइन, है ना। स्टेडी मतलब अपने पेस पे वो चल रही है और बिल्कुल बराबर की ग्रोथ लाइन है। और ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, और किसकी ग्रोथ, सर इकोनॉमी की ग्रोथ की बात हो रही है। व्हेन देयर आर नो बिजनेस साइकिल, जब कोई बिजनेस साइकिल नहीं होगी। ओके की रिपोर्ट सर। देखो जब इस बिजनेस साइकिल को यहां से हटा दो ना, तो ये जो डैश वाली लाइन दिख रही ना आपको, ये ट्रेंड है। जब कोई बिजनेस साइकिल नहीं होगा तो इकोनॉमी ऐसा चलेगी, बिल्कुल ग्रोथ में चलेगी, समझ रहे हो, है ना। बिजनेस साइकिल आ गई तो फ्लक्चुएशन आने लगे, लेकिन बिजनेस साइकिल नहीं होगी तो ये ट्रेंड चलता जाएगा। ओके की रिपोर्ट सर, हमें ट्रेंड समझ में आ गया। ट्रेंड क्या होता है सर, ट्रॉ या डिप्रेशन में क्या होता है, व्हेन द ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, जब बेटा आपकी पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रॉ जो बिल्कुल एकदम नीचे होता है ना, ये देखो जो बिल्कुल नीचे वाला है ना, बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई इकोनॉमी, है ना। तो वहां पे क्या होता है, जब ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बोले तो क्या सर, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जब ये बिल्कुल लोवेस्ट लेवल पे चले जाते हैं सर, तो उसे हम ट्रॉ या डिप्रेशन कहते हैं। ओके की रिपोर्ट। और सर एक्सपेंशन में आपने नहीं बताया बेटा, जब एक्सपेंशन होता है ना, जब एक्सपैंड होता है क्या, एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन, द इकोनॉमी रिवाइव्स, तब इकोनॉमी दोबारा से जिंदा होने लगती है, एंड इट मूव्स इनटू द एक्सपेंशन पाथ। और जब इकोनॉमी दोबारा से ग्रो होती है तो उसे हम लोग एक्सपेंशन कहते हैं। ये देखिए ऊपर, है ना, पहाड़ पे भी चढ़ रहे हैं हम लोग। एक्सपेंशन कैन नॉट गो इनडेफिनिटली, लेकिन 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 ऐसा नहीं है कि एक्सपेंशन होता ही चला जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक समय आएगा जब ये एक्सपेंशन अपने पीक पे पहुंचेगा। पीक यानी कि पहाड़ की चोटी पे चढ़ गए। देखो पहाड़ चढ़ रहे हो तो क्या हमेशा चढ़ते ही रहोगे क्या, नहीं सर, मैं पीक पे पहुंचूंगा, ठीक है, शिखर पे पहुंचूंगा। बच्चों शिखर पे पहुंचने के बाद आप नीचे भी तो उतरोगे, कि पहाड़ पे ही रह जाओगे, नीचे उतरोगे ना, बिल्कुल सही बात है। तो इकोनॉमी स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग, इकोनॉमी भी नीचे उतरती है। तो ये हो गया थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हो थोड़ा सा मैंने पहाड़ पे समझा दिया, वही सारी चीजें, एक्सपेंशन हो रहा है, फिर पीक पहुंचे, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर ट्रॉफ, ठीक है। हम लोग पहाड़ पे क्या होते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, फिर रुकते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, थोड़ा एंजॉय करने के बाद पहाड़ से नीचे आ जाते हैं, यही तो करते हैं ना। ओके चलिए आगे देखते हैं बच्चों, और बात करते हैं सबसे पहले एक्सपेंशन के फेज की। सर ये एक्सपेंशन क्या होता है, बस वही बता रहा हूं, सुनो। एक्सपेंशन का मतलब सब कुछ बढ़ रहा हो, क्या क्या, जब नेशनल आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन बढ़ रहा हो, जब प्रोडक्शन की वजह से लोगों को नौकरियां मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जब लोगों के पास पैसा आएगा, भाई नौकरी करेंगे तो पैसा आएगा, मैं नौकरी कर रहा हूं, मेरे पास पैसा आ रहा है, तो मैं डिमांड बढ़ाऊंगा तो पैसा बढ़ेगा, फिर पैसा बढ़ेगा तो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर, अब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं खर्चा भी करूंगा, खर्चा बढ़ेगा तो जहां मैं एक पेन खरीदता था वहां मैं 2 पेन खरीदूंगा। फिर क्या होगा, फिर सर उन लोगों की जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनकी सेल्स बढ़ेगी, उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, स्टॉक्स बढ़ेंगे, और देश में खुशहाली ही खुशहाली। ओके की रिपोर्ट। तो बस वही यहां लिखा हुआ है। देखो एक्सपेंशन में क्या होगा, नेशनल आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, फिर कैपिटल बढ़ जाएगा, कंज्यूमर का खर्चा बढ़ जाएगा, फिर सेल बढ़ जाएगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा, और बैंक का क्रेडिट भी बढ़ जाएगा। सब कुछ बढ़ जाएगा, कुछ घट ही नहीं रहा भैया एक्सपेंशन में, सब कुछ बढ़ाते जाओ बस, है ना, सब कुछ इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये एक्सपेंशन बच्चों तब तक चलेगा, ये एम्प्लॉयमेंट, ये रिसोर्सेज का एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन, ये तब तक चलेगा जब तक अपने मैक्सिमम पॉसिबल पीक पे ना पहुंच जाए, ठीक है ना। भाई हर चीज का एक मैक्सिमम पॉइंट होता है। मैं कितना पढ़ सकता हूं सर, मैं अगर अपनी बात बताऊं ना, 12 घंटे पढ़ सकता हूं,
14 घंटे पढ़ सकता हूँ, 16 घंटे पढ़ सकता हूँ। भाई झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं कि मैं 24-24 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 20-20 घंटे पढ़ता हूँ। तो भाई तू सोता कब है, खाता कब है? भाई 4 घंटे तो आदमी को उठने में और कपड़े पहनने में, पानी पीने और खाना खाने में निकल जाते हैं यार, ठीक है ना, फ्रेशन अप होने पे निकल जाते हैं। तो भैया 20-22 घंटे कौन पढ़ रहा है? और जो पढ़ भी रहा है ना वो 5 दिन 10 दिन पढ़ रहा है ना, वो हमेशा हमेशा जिंदगी भर नहीं पढ़ रहा वो। और 24 घंटे जो लोग बोलते हैं वो तो बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हैं। हर चीज का एक मैक्सिमम पॉइंट होता है। मैं कितना खाना खा सकता हूं? 3 रोटी 4 रोटी, है ना, 10-12 रोटी नहीं खा सकता ना, और खा भी सकता हूं तो 1-2 बार, हमेशा नहीं। ओके, उसके बाद ये समझना एक्सपेंशन के कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं। सर एक्सपेंशन में आपने बताया अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी बेटा, लेकिन कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट? इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। सर इनवॉल्यूंटरी क्या होता है मैं आपको बताता हूं बेटा। 2 तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, बात समझना है यहां पे। 2 तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट होती है बेटा। एक वो लोग होते हैं बेटा जो काम ही नहीं करना चाहते हैं, वॉल्यूंटरी। सर ऐसे भी लोग हैं, बिल्कुल बेटा, अपने अगल बगल देख लो, कुछ ना कुछ लोग दिख जाएंगे जो काम ही नहीं करना चाहते हैं, हमेशा ज्यादा पैसों के चक्कर में कि हमें और अच्छी जॉब मिलेगी, जो हाथ में होता है वो भी नहीं करते हैं, देखा होगा आपने, ठीक है, घर पे बैठे आराम कर रहे हैं। वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, काम है करना नहीं चाहते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, तो उनकी यहां पे बात नहीं हो रही, वो तो तब भी काम नहीं करेंगे जब इकोनॉमी एक्सपेंशन में होगी, ठीक है। यहां बात हो रही है इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की, कि सर हम काम करना चाहते हैं, हम पढ़े लिखे भी हैं, हम मार्केट में जो रेट चल रहा है हम उस पर भी काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें काम मिल नहीं रहा है। यह है असली अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन एक्सपेंशन के फेस में बच्चों, एक्सपेंशन के फेस में ध्यान रखिएगा, जो ये इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होती है बच्चों, ये 0 होती है, मतलब सबको नौकरी मिल रही है। ओके बिल्कुल। प्राइजेस की बात करें तो देखिए, जब डिमांड बढ़ रही है, बढ़ती ही जा रही है, प्रोडक्शन, अब आप सोचो, मान लो तुम सामान बेचते हो, कुछ भी, मान लो तुम ये घड़ी बनाते हो, मान लो, तो बेटा जब तुम्हारे घड़ी की डिमांड बढ़ेगी तो तुम भी तो सोचोगे ना यार थोड़ा तो पैसा हम भी कमा लेना, वैसे भी डिमांड तो बढ़ ही रही है, लाओ चलो 100 रुपए की घड़ी 150 में कर देता हूं। तो बेटा प्राइस और कॉस्ट दोनों ज्यादा बढ़ेंगे, बढ़ेंगे कि नहीं? बेचोगे ना प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, तो राइज फास्टर। और समझो गुड अमाउंट्स ऑफ नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट अगर, और अब सोचो मैं नौकरी कर रहा हूं भाई, मेरे पास तो पैसा आ रहा है, अब मेरे पास आ रहा है मान लो 10-12 लाख रुपए आ रहा है महीने का, ठीक है, कितना ही खर्चा करूंगा, है ना, या मान लो 1-2 करोड़ रुपए आ रहा है, कितना ही खर्चा करूंगा भाई, घर बना हुआ है, गाड़ी रखी हुई है ना। फिर मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट, निवेश करना शुरू करूंगा, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाऊंगा, शेयर बाजार में पैसा लगाऊंगा, जमीन खरीदूंगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी कि नहीं? तुम भी तो यही करोगे। सर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, इसके बाद हर तरीके के गुड्स और हर तरीके के सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ जाएगी। ओके की रिपोर्ट? सर बिल्कुल सही बात है, देखो हर चीज बढ़ रही है यहाँ पे भैया, घट कुछ नहीं रहा है, एक्सपेंशन का यही तो फीचर है, सब कुछ इंक्रीज होगा, घटेगा कुछ नहीं। आगे समझो, जब इतना सब कुछ हो रहा होगा इकोनॉमी में, सब कुछ ग्रो कर रहा होगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, डिमांड बढ़ेगी, ओके की रिपोर्ट, तो क्या होगा सर? तो देश में प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, यानी कि वेलफेयर बढ़ेगा, लोग खुश रहेंगे, एंजॉय हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोग बढ़िया जिंदगी बिताएंगे, है ना, रिमोट से पर्दे चलेंगे, विंडोज ढकेंगी। सर ऐसा भी होगा? हाँ बिल्कुल सही बात है भैया, समझ रहे हो, टेक्नोलॉजी विकसित होगी, आप कुछ भी कर पाओगे, पैसे होंगे जेब में आपकी, ठीक है। सर पर्दे क्यों रिमोट से उठाएंगे, वो तो हाथ से उठा लेंगे, बेटा जस्ट एन एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है ना। ओके, उसके बाद हाई लेवल्स ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग, भाई कंज्यूमर भी पहले से ज्यादा खर्चा करेगा, मेरे पास पैसा आएगा तो मैं खर्चा करूंगा भाई, क्यों नहीं करूंगा, कंजूस छोड़ो ना। इसके बाद बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, फैक्टर इनकम लोगों की बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, कुछ कुल मिला के सब कुछ बढ़ता जाएगा। ये है बच्चों आपके लिए एक्सपेंशन की फेज। अगर कुछ ना समझ में आया ना बेटा एक्सपेंशन क्या होता है, अभी वीडियो पॉज करके कमेंट कर देना, ठीक है ना। 100% बात बता दी बेटा, मॉड्यूल भी छांट लोगे ना, मॉड्यूल की लाइन बाय लाइन पढ़ लोगे, यही निचोड़ मिलेगा, इससे ज्यादा कोई निचोड़ नहीं मिलेगा। ओके चलिए आगे देखते हैं बच्चों, पीक पे आते हैं। अब आप पहाड़ चढ़ रहे थे, स्कूटी लेके गए थे घूमने मनाली शिमला, पहुंच गए अब पहाड़ पे, अब क्या? अब देखो पहाड़ पे पहुंच गए तो अब सुनना, सबसे पहले ये टॉप है या हाईएस्ट पॉइंट है बिजनेस साइकिल का। एक्सपेंशन जब, अब सुनो, अब यहां से होता है लॉजिक शुरू, जब एक्सपेंशन बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा, है ना, तो धीरे धीरे होगा क्या सर, डिमांड इतनी ज्यादा हो जाएगी, प्रोडक्शन कहां से करेंगे? सर प्रोडक्शन करने के लिए तो आपने बताया था ना इकोनॉमी में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो इसका मतलब इनपुट्स आसानी से नहीं मिलेंगे, और क्योंकि इनपुट्स आसानी से नहीं मिलेंगे तो हर चीज के रेट बढ़ेंगे। सर बिल्कुल सही बात है ये तो। भाई आप बात समझो, भाई पेट्रोल की डिमांड बढ़ती जा रही है,
लेकिन पेट्रोल तो बेटा लिमिटेड है ना। जमीन जो आपका क्रूड ऑयल निकल रहा है जमीन में से, वो तो लिमिटेड है, और क्योंकि वो भारत में आता नहीं, भारत में होता नहीं है, भारत में हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो वो महंगा भी तो है। तो प्राइसेस देखिए क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। इसका मतलब सर सामान बनाने की जो कॉस्ट है, जो लागत लग रही है सर, वो भी बढ़ेगी बच्चों, 100% बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ेगी और लोगों की इनकम पे इसका असर पड़ेगा 100%। भाई जहां आप पेट्रोल, पहले जब से बेटा मैंने गाड़ी चलाना शुरू किया ना, मैं आपको बताता हूं, जब मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया था, मतलब बाइक चलाना स्टार्ट किया था, तो मेरे हिसाब से जो पेट्रोल था वो 65 रुपए के करीबन था। आज वही पेट्रोल मैं देख रहा हूं 102 103 रुपए के करीबन पहुंच रहा है, पावर वाला। सादा लोगे तो 99 या 100 रुपए का आपको अलग अलग शहरों में अलग अलग रेट मिल जाएगा। पहले पेट्रोल के रेट कभी कभी फ्लक्चुएट होते थे, अब डेली पेट्रोल के रेट तय होते हैं, आप लोग भी ये बात जानते हो। अब आप देख रहे हो कितना बड़ा जंप हुआ। भाई मेरी इनकम पे तो इसका असर पड़ रहा है ना। अब 110 से अचानक से पेट्रोल अगर 120 हो जाएगा, मेरी तो इनकम पे फर्क पड़ेगा, मेरी जेब तो खाली होगी, क्योंकि पेट्रोल, अब मेरे पास तो गाड़ी, तो मुझे तो गाड़ी चलानी है भैया, ठीक है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो कंज्यूमर है ना, वो सोचेगा, वो क्या सोचेगा, वो रिव्यू करेगा। सर कहां लिखा है देखो, बिगिन टू रिव्यू। वो सोचेगा यार पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, मेरी जेबें खाली होती जा रही, तो क्या करूं, खर्चा कम कर लूं। हाँ यार ऐसा करता हूं, खर्चा कम कर लेता हूं। ओके, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा बेटा, जो उसका कंजम्पशन है ना, एक्सपेंडिचर, जो खर्चा वो कर रहा है अपने घर बनाने पे, अपने ड्यूरेबल गुड्स पे, है ना, वो धीरे 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 रिव्यू करेगा। पहले जो वो सोच नहीं रहा था, मतलब खर्च ही करता जा रहा था, ठीक है, अब वो सोचेगा और क्या करेगा, धीरे धीरे कहेगा यार कम कर देता हूं खर्चा। ओके, एक्चुअल डिमांड स्टैग्नेट्स, और धीरे धीरे वो जो डिमांड है मेरे प्यारे बच्चों, वो गिरने लगेगी। ओके की रिपोर्ट सर, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, लॉजिक समझ में आया। देखो लॉजिक ना समझ में आए तो बताना, लॉजिक समझाने पे ही मेरा पूरा फोकस है बेटा, क्योंकि एमसीक्यू आएगा ना, ये याद नहीं करके जाना, आपको लॉजिक ही समझना है। आगे समझना, कॉन्ट्रैक्शन। अब धीरे धीरे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी इकोनॉमी, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, डिमांड कम हो गई। अब कंज्यूमर ने सोचा यार पेट्रोल तो बड़ा महंगा है, इसको कम कर देता हूं। अब क्या होगा, अब वो धीरे धीरे डिमांड कम कर देगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट कम कर देगा, खर्चा कम कर देगा, एम्प्लॉयमेंट कम कर देगा। क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट क्यों कम करेगा, क्योंकि भाई उसकी जो इनकम है वो कम होती जा रही है ना। सर इनकम कैसे कम होती जा रही है, क्योंकि बेटा प्राइसेस बढ़ रहे हैं, है ना, प्राइसेस, सामान के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसकी इनकम तो उतनी ही हुई, बढ़ी तो है नहीं। अब इनकम धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि भाई वो ज्यादा खर्चा कर रहा है। जब वो खर्चा ज्यादा करेगा तो वो इन्वेस्टमेंट कम कर देगा। भाई जब मेरी 10, जो मैंने बोला ना एग्जांपल, मान लो मेरी सैलरी 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख में से जहां मैं पहले 1 लाख रुपए खर्च कर रहा था, बाकी 9 लाख इन्वेस्ट कर रहा था, महंगाई बढ़ने की वजह से अब मैं 5 लाख खर्च कर रहा हूं, 5 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट तो कम हुआ ना, पहले 9 लाख का इन्वेस्टमेंट हो रहा था, अब 5 लाख का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट गिरेगी। अब सर क्योंकि कंज्यूमर अपनी डिमांड को कम कर देगा, प्राइसेस ज्यादा हो रहे हैं। आप जानते हो बेटा, जब प्राइसेस ज्यादा होते हैं, आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है नहीं पढ़ा, दिल पे हाथ रख के बताना, पढ़ा है ना। क्या पढ़ा है बेटा लॉ ऑफ डिमांड में, कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो बच्चों डिमांड गिरेगी, यही तो पढ़ा है आपने। तो बेटा जब डिमांड धीरे धीरे घटने लगेगी, लेकिन प्रोड्यूसर तो सोच रहे हैं वाह इकोनॉमी तो बढ़िया चल रही है, चलो प्रोड्यूस करते हैं, वो तो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। अरे भाई सप्लाई बढ़ने लगेगी, डिमांड कम होने लगेगी। पहले ये कुछ सेक्टर्स में होगा, बाद में धीरे 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 सारे सेक्टर्स में पहुंच जाएगा। बेटा पेस समझते हो, पेस का मतलब होता है स्पीड, पेस का मतलब है स्पीड। तो पहले ये धीरे 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 कुछ सेक्टर्स में होगा, फिर ये धीरे धीरे सारे सेक्टर्स में फैल जाएगी ये बीमारी। क्या होगा, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन डिमांड करने वाला कोई बचा ही नहीं। ओके, अब प्रोड्यूसर्स ये समझ जाएंगे कि यार वो बिना मतलब का ही ओवर प्रोडक्शन कर रहे हैं। भाई एक समय ऐसा आएगा, अब प्रोड्यूसर भी बेवकूफ थोड़ा ना है, प्रोड्यूसर भी ये बात समझ जाएंगे कि मैं तो बिना मतलब का प्रोडक्शन कर रहा हूं। अब वो धीरे धीरे क्या करेंगे, अपना पैसा रोकना शुरू करेंगे। पैसा रोकना मतलब अब खर्चा वो भी कम कर देंगे। अब वो अपने फ्यूचर के जो इन्वेस्टमेंट प्लान हैं वो बैक कर देंगे, यानी कि जो वो करने जा रहे थे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट, अब वो नहीं करेंगे, अब वो अपने इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर देंगे, अब वो ऑर्डर्स स्टॉप कर देंगे और सारे तरीके के इनपुट्स के ऑर्डर भी रुक जाएंगे। सर इससे क्या होगा, इससे पहले कंज्यूमर ने डिमांड कम कर दी, अब प्रोड्यूसर भी डिमांड कम कर देगा, और यही मेरे प्यारे बच्चों, यही होगा इकोनॉमी का टर्निंग पॉइंट, और यही से क्या होगा, रिसेशन शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो ना, कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिसेशन शुरू हो जाएगा। अब देखो क्या क्या गिरेगा, कमाल की बात, जो जो अभी तक बढ़ रहा था एक्सपेंशन में वो सब गिरेगा। सुनना क्या क्या गिरेगा, देखो
डिमांड गिरेगी, है ना, क्योंकि प्राइसेस थोड़े थोड़े और डाउन होने लगेंगे। जो इनकम है लोगों की गिरेगी, इंटरेस्ट जो है वो गिरेगा, ठीक है। उसके बाद समझो प्रोड्यूसर्स को लगेगा कि प्राइस कम कर देते हैं ताकि इन्वेंट्री को क्लियर कर सके। अब सुनो भाई, जब जिस चीज की डिमांड नहीं हो रही, प्रोड्यूसर क्या करेगा बेचारा, इन्वेंट्री में रख के, इन्वेंट्री यानी स्टॉक में रख के क्या करेगा, वो तो ये कहेगा लाओ बेच देता हूं। अब वो बेचना शुरू करेगा कम रेट पे ताकि उसके पास थोड़े बहुत पैसे आ जाएं, वो उसके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस पूरे हो जाएं, ठीक है। लेकिन कंज्यूमर और चला, कंज्यूमर कहेगा अच्छा 100 रुपए की चीज 50 कर दी, मैं तो तब लूंगा जब 25 होगी, ठीक है ना। अब 100 की चीज 50, 50 की चीज 25 होने का इंतजार करेगा कंज्यूमर, और खर्चा नहीं करेगा। कंज्यूमर भी डेढ़ शाड़ा, वो कहेगा हाँ 100 की चीज 50 में क्यों लूं भाई, 25 में लूंगा। अब वो क्या करेगा, अपनी परचेज को पोस्टपोन कर देगा प्यारे बच्चों। इससे प्राइसेस और गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होती जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। जब एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी बेटा, तो प्राइसेस को भी फॉल होना पड़ेगा, और यही जो डिमांड और सप्लाई के बीच की दूरियां थी ये बढ़ती जाएंगी, और यहां से बच्चों रिसेशन थोड़ा सीरियस होने लगेगा, सीवियर होने लगेगा। समझ रहे हो, दिस प्रोसेस गैदर्स स्पीड एंड रिसेशन बिकम्स सीवियर। ओके की रिपोर्ट। सर कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ गया, अब डिप्रेशन की बात करते हैं। अब डिप्रेशन में क्या होगा, अब देखो बेटा कॉन्ट्रैक्शन तो हो ही रहा था, अब धीरे 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 क्या होगा, आप उस पहाड़ पे जिस पे चढ़े हुए थे उतरना शुरू करोगे। जब धीरे धीरे आप उतरना शुरू करोगे तो आपकी जो स्पीड थी वो धीमे थी, लेकिन अब ढलान है, अब ढलान पे आप फिसलते हुए जाओगे, आराम से जाओगे और तेज गाड़ी चलाओगे, यानी कि सर ग्रोथ रेट बिकम्स निगेटिव। अब ग्रोथ जो ऐसे हो रही थी, है ना, वो ग्रोथ तो होगी मगर वो कुछ ऐसे होगी, मतलब जहां पहले ज्यादा हो रही थी अब कम होगी, और जो नेशनल इनकम है और जो नेशनल एक्सपेंडिचर है वो भी गिरने लगेगा। अब यहां पे आपको क्या पढ़ना है, क्या क्या गिरेगा, तो सुनते रहो भैया। इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा, ठीक है। जब इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा तो क्या होगा, डिमांड गिर जाएगी, किसकी, पैसों की डिमांड गिर जाएगी, गुड्स की डिमांड गिर जाएगी, ठीक है ना। ओके, और क्रेडिट की डिमांड गिर जाएगी, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इकोनॉमी पे गिर जाएगा, इन्वेस्टमेंट गिर जाएगा, और समझते रहो जो डिमांड है प्रोडक्ट और सर्विसेज की गिर जाएगी, प्राइसेस गिर जाएंगे, ओके। जो फर्म्स हैं वो बंद हो जाएंगी, प्रोडक्शन इफेक्ट हो जाएगा, कंपनीज सस्टेन नहीं कर पाएंगी बेटा वर्कफोर्स को, यानी कि जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा, जब कंपनी की कमाई नहीं होगी तो सैलरी कहां से देंगे, यानी कि लोगों को उनकी नौकरियों से निकाला जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो क्या होगा बेटा, इनकम गिरने लगेगी, है ना, जिससे पास कंज्यूमर्स के पास बहुत मतलब जिससे क्या होगा, कंज्यूमर्स के पास इनकम कम हो जाएगी, इनकम से मनी कम हो जाएगा, मनी से डिमांड कम हो जाएगी, ये सर्किल चलता रहेगा, डिप्रेशन अपनी पीक पे पहुंच जाएगा, इकोनॉमी की हालत खराब हो चुकी होगी। ये होता है बच्चों डिप्रेशन। आगे चलते हैं और बात करते हैं रिकवरी की। लेकिन सर ये आती है हर रात के बाद, सर सुबह होती है, ठीक है ना, हर रात के बाद सुबह होती है, हर खराब टाइम के बाद दोबारा से हमारा अच्छा टाइम आता है, और बेटा डिप्रेशन के बाद दोबारा से इकोनॉमी ग्रो करना शुरू होती है और फिर से एक्सपेंशन आता है। जब आप मनाली गए थे घूमने, आप पीक पे चढ़ गए थे, आप उतर भी गए थे, लेकिन अब आप मनाली से शिमला जा रहे हो, आप दोबारा से पहाड़ पे चढ़ोगे, शिमला पहुंचने के बाद आप ऋषिकेश जाओगे और आप दोबारा पहाड़ पे चढ़ोगे। दिस साइकिल इज नेवर एंडिंग, ये चलता रहेगा। तो बेटा डिप्रेशन के बाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, डिप्रेशन के बाद रिकवरी हो जाएगी। रिकवरी कैसे होगी, ध्यान से सुनिएगा, रिकवरी का एक बहुत अच्छा सा लॉजिक समझिएगा बच्चों। देखो मेरी सैलरी मैंने क्या बोला 10 लाख रुपए थी, लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, मेरी सैलरी कम हो गई थी। जब मेरी सैलरी कम हो गई थी और इकोनॉमी भी स्लो डाउन हो गई थी, मुझे भी तो अंदाजा होगा कि भाई मेरी सैलरी कम है और इकोनॉमी भी स्लो डाउन है। मैं देख रहा हूं कि सारे लोग मेरे अगल बगल 5 लाख रुपए में नौकरी कर रहे हैं। अच्छा ये सिर्फ एग्जांपल है, ठीक है ना, मेरी कोई सैलरी 10 लाख रुपए नहीं है ना। तो अभी क्या हुआ कि 5 लाख रुपए मैं देख रहा हूं कि सारे लोग 5 लाख पे काम कर रहे हैं, मैं हीरो हूं, मैं 10 लाख में काम कर रहा हूं और मैं घर पे बैठा हुआ हूं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है ना। अब क्या करूंगा, अब बेटा मैं भी 5 लाख रुपए में काम करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। होगा कि नहीं होगा, तुम होगे तो होगे कि नहीं होगे, सर होंगे। तो क्या होगा बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ेगी ना तो लोग फोर्स हो जाएंगे कि
कि भाई जाओ और लोअर वेजेस एक्सेप्ट कर लो प्रिवेलिंग रेट से। प्रिवेलिंग रेट क्या था बेटा, मेरी सैलरी कितनी थी 10 लाख, लेकिन अब मैंने 5 लाख में नौकरी करने की बात तय हो गई। ठीक है, इससे क्या होगा, जो बिजनेसमैन होंगे उनकी जो कॉस्ट है, क्योंकि लेबर कम पैसा ले रहा है, तो जो कॉस्ट है सामान बनाने की, मार्कर बनाने की, ये कम हो जाएगी। तो दे एंटिसिपेट लोअर कॉस्ट एंड बेटर बिजनेस एनवायरमेंट। ओके, मतलब मेरा तो नुकसान हुआ, लेकिन बिजनेसमैन का यहां पे बहुत फायदा हुआ। इससे क्या होगा, बिजनेसमैन का जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे और बढ़ने लगेगा, टेक ऑफ हो जाएगा एंड गेट्स बेटर। कॉन्सिक्वेंटली दे स्टार्ट टू इन्वेस्ट अगेन, वो दोबारा से इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो दोबारा से स्टॉक बिल्डअप करेंगे, बैंकिंग सिस्टम दोबारा से स्टार्ट होगा, क्रेडिट एक्सपैंड होगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी समय के साथ। बेटा पहले 2G देश में था, 5G है, लोग 5G चला रहे हैं। पहले देश में कुछ लोगों के पास फोन हुआ करता था, आज देश में सबके पास फोन है, कुछ लोग ऐसे बचे हैं जिनके पास फोन नहीं होगा। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। शार्क टैंक देखा है ना, क्या कर रहे हैं वो लोग, बैठ के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नई तरीके की मशीन्स आएंगी, है ना, कैपिटल गुड्स आएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस भी बढ़ेंगे और धीरे धीरे देखिए वही हो रहा है, एक्सपेंशन वाला केस हो रहा है। डिमांड के ही ऊपर बेटा सब कुछ है, डिमांड बढ़ेगी, एक्सपेंशन होगा। समझ रहे हो? ओके की रिपोर्ट है। टर्निंग पॉइंट फ्रॉम डिप्रेशन टू एक्सपेंशन एज इन्वेस्टमेंट राइजेस। अब आप जानते हो, दोबारा सुन लो, अगर इन्वेस्टमेंट बच्चों बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर का खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो दोबारा से प्रोडक्शन बढ़ेगा और हमारी जो इकोनॉमी है वो एक्सपेंशन की ओर निकल चलेगी। तो ये हो गया बेटा रिकवरी। और अब आगे बात करते हैं, मतलब जो भी है बात अब आगे की करते हैं। अब देखो, 3 तरीके के तुमको कुछ नई चीजें पढ़ाऊंगा, ये शायद तुमने कहीं पढ़ा भी होगा, ये शायद तुमने लॉजिक से समझ लिया होगा, लेकिन ये ध्यान से सुनना, अगली जो 3 चीजें हैं उनसे क्वेश्चन बनता है बच्चों सीए फाउंडेशन में, और आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर और कोइंसिडेंट इंडिकेटर। कुल मिलाके जो अब टॉपिक शुरू होने वाला है बच्चों वो है इंडिकेटर। सर इंडिकेटर वही होता है क्या जो गाड़ी में लगता है हमारी? इंडिकेटर जब हम इधर उधर गाड़ी मोड़ते हैं तो इंडिकेट कर देते हैं, वही इंडिकेटर? नहीं नहीं बेटा, उस इंडिकेटर की बात नहीं कर रहे हैं। इंडिकेट का मतलब क्या? इशारा करना, इशारा। हम जब गाड़ी मोड़ते हैं लेफ्ट, तो लेफ्ट वाला इंडिकेटर चलाते हैं ना, तो है ना, टू 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 टू, लेफ्ट इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर, टू टू टू। तो क्या हो रहा है बच्चों, हम पीछे वाले को इशारा कर रहे हैं कि भाई हम लेफ्ट मुड़ने वाले हैं, टेक वो ना करे, ओवरटेक वगैरह ना करे, मेरे पीछे पीछे ही रहे, मुझे मुड़ लेने दे आराम से ब्रेक मार के। ठीक है, लीडिंग इंडिकेटर मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? तो लीडिंग इंडिकेटर वो होता है कि मैं मुड़ने वाला हूं, मतलब मैं स्कूटी चला रहा हूं या मान लो मैं अपनी बाइक चला रहा हूं, अब मैं 500 मीटर बाद मुड़ने वाला था, गाड़ी लेके मुड़ने वाला था, लेकिन हुआ क्या, मैंने इंडिकेटर पहले ही लेफ्ट वाला चालू कर दिया, मुझे लेफ्ट मुड़ना था तो मैंने लेफ्ट वाला इंडिकेटर चालू कर दिया। मुड़ने से 500 मीटर पहले से ही मेरा इंडिकेटर चालू है। सर इकोनॉमी में इसका क्या मतलब है? इकोनॉमी में इसका मतलब यह है कि यहां पे लीडिंग इंडिकेटर बच्चों क्या करता है, ये इंडिकेटर जो होता है उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो पहले ही चेंज हो जाते हैं आउटपुट चेंज होने से पहले। जैसे मैंने आपसे क्या बोला कि मुड़ने से पहले ही मैंने इंडिकेटर दे दिया, बिल्कुल वैसे ही इकोनॉमी में भी होता है। आउटपुट चेंज होने से पहले ही जो वेरिएबल चेंज हो जाए और हमको इंडिकेट कर दें कि इकोनॉमी में रिसेशन आने वाला है, कि पीछे वाला बंदा समझ जाए कि ये बंदा मुड़ने वाला है, अगली मोड़ से जो मोड़ आएगी, जो चौराहा आएगा वहां से मुड़ने वाला है, तो उसे हम लोग लीडिंग इंडिकेटर कहते हैं, जो इकोनॉमी में चेंज होने से पहले ही वेरिएबल चेंज हो जाते हैं। ठीक, अब देखो सर एग्जांपल क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा, स्टॉक के प्राइसेस जब बहुत ज्यादा गिरने लगते हैं, समझ जाइए कि इकोनॉमी में रिसेशन आने वाला है। जब प्रॉफिट मार्जिन गिरने लगते हैं और प्रॉफिट गिरने लगता है तो समझ जाइए कि रिसेशन आने वाला है। या स्टॉक के प्राइसेस बहुत बढ़ जाएं तो समझ जाइए एक्सपेंशन आने वाला है। ठीक है, जब हाउसिंग, जब लोग घर बनाने लगे, जब होम लोन्स वगैरह की डिमांड बढ़ने लगे, समझ जाइए एक्सपेंशन चल रहा है। जब गिर जाए समझ जाइए रिसेशन चल रहा है। इंटरेस्ट रेट और प्राइसेस के बारे में भी ये मतलब सेम यही चीज है। ध्यान रखिएगा, लीडिंग इंडिकेटर्स हमेशा एक्यूरेट नहीं होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभी आप गाड़ी के पीछे चल रहे हो, बंदे ने इंडिकेटर दे रखा है लेकिन वहां से मुड़ा ही नहीं, सीधे चलता हुआ चला गया, होता है ना ऐसा। बस वैसे ही ये लीडिंग इंडिकेटर भी है, हो सकता है कि ये सही ना हो सकता है, दे आर नॉट 100% एक्यूरेट, एंड मैं तो बिल्कुल ही गारंटी नहीं देता। ठीक है, अब देखो क्या होगा,
वैल्यू ऑफ न्यू ऑर्डर्स फॉर कंज्यूमर गुड्स, कुछ और एग्जांपल्स है बेटा। कंज्यूमर गुड्स के ऑर्डर्स बढ़ने लग जाए। सर कंज्यूमर गुड, अरे सिंपल है, गेहूं, मैगी, चावल, आटा, ठीक है, दाल, राजमा, छोले, ये कंज्यूमर खाने पीने वाले गुड्स की डिमांड बढ़ जाए, ठीक है। प्लांट और इक्विपमेंट की डिमांड बढ़ जाए, है ना। प्लांट समझ रहे हो, मशीनरी, प्लांट्स, इक्विपमेंट यानी कि टूल्स, इन लोग की डिमांड बढ़ जाए। जब बिल्डिंग के परमिट्स प्राइवेट हाउसेस के लिए, मतलब जैसे मेरा घर, आपका घर बढ़ जाए एक शहर में, जब, ठीक है, जब कुछ कंपनीज जो रिपोर्ट कर रही हो स्लोअर डिलीवरीज ऑफ गुड, जब कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए या घट जाए, जब मनी की ग्रोथ रेट बढ़ जाए या घट जाए, है ना, तो बेटा ये सारी चीजें भी फोरकास्ट करने में और ट्रैक करने में हमको हेल्प करती है बिजनेस साइकिल को। मतलब बिजनेस साइकिल में अगर कोई भी चेंज आएगा तो हमको पता चल जाएगा इन सारी चीजों से। ये बच्चों लीडिंग इंडिकेटर। चलिए बात करते हैं लैगिंग इंडिकेटर की। अब लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है बेटा, कुछ लोग बहुत ही चालाक होते हैं सड़क पे चलते समय, वो पता है क्या करते हैं, वो इंडिकेटर ही नहीं देते हैं, वो मुड़ जाते हैं, ठीक है, और उससे ही एक्सीडेंट होते हैं। क्या होता है, पीछे वाले को पता नहीं लगता है और वो जाके उसी गाड़ी में, वो मुड़ रहे होते हैं, उसी गाड़ी में घुस से चले जाते हैं, ठीक है, इंडिकेटर देते ही नहीं। अब इंडिकेटर वो कहते हैं मैंने दिया तो था लड़ाई होने के बाद, जब सड़क पे लड़ाई हो रही होती, दिया तो था, तो अगला बंदा कहता है कहाँ दिए थे, ठीक है ना, कुछ नहीं दिए थे। लैगिंग इंडिकेटर यानी कि चेंजेस इकोनॉमी में होने के बाद, जब पता चले कि चेंजेस हुए क्या ही फायदा होगा, लेकिन जब पता चले तो उसे हम लोग लैगिंग इंडिकेटर कहते हैं। सुनना, जब इन इंडिकेटर्स में बच्चों चेंज होता है ना, आर ऑब्जर्वेबल ओनली आफ्टर एन इकोनॉमिक ट्रेंड और पैटर्न। आफ्टर देखो लिखा है, जब इकोनॉमी में चेंज हो जाए, जब ट्रेंड में चेंज हो जाए, जब पैटर्न ऑलरेडी चेंज हो जाए, तब जो इंडिकेटर मिलेंगे बच्चों वो हमारे लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। वेरिएबल्स दैट चेंज आफ्टर द रियल आउटपुट चेंजेस आर कॉल्ड लैगिंग इंडिकेटर। क्या बोला जा रहा है, जब रियल आउटपुट चेंज हो जाए उसके बाद उन वेरिएबल्स में चेंज आए, उसके बाद उन वेरिएबल्स में चेंज आए, तो बच्चों इसे हम लोग क्या कहते हैं, लैगिंग इंडिकेटर कहते हैं। कि भैया मुड़ गए उसके बाद दे रहे हैं इंडिकेटर, क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। लैगिंग इंडिकेटर्स कंफर्म दीज ट्रेंड्स। लेकिन जब आप मुड़ने वाले थे और आपने इंडिकेटर नहीं दिया, आगे जाके इंडिकेटर दे रहे हो, ठीक है, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि आपको मुड़ना था, ठीक है ना, मुड़ना था लेकिन आप मुड़े नहीं। क्या पता मैप में डायरेक्शन गलत बता दी हो, समझ गया ना। मतलब बेटा ये वेरिएबल जो है कंफर्म कर देते हैं कि हां भाई सच में रिसेशन था, समझ गए। लैगिंग इंडिकेटर कंसिस्ट ऑफ मेजर्स दैट चेंज आफ्टर एन इकोनॉमी हैज एंटर्ड अ पीरियड ऑफ फ्लक्चुएशन। जब इकोनॉमी फ्लक्चुएशन में पहुंच जाएगी उसको कंफर्म कर देते हैं ये लैगिंग इंडिकेटर। और समझना, अनएम्प्लॉयमेंट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, क्या क्या सर, देखिए देश में किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रखा है, लैगिंग इंडिकेटर, ठीक है। कैसे होगा अनएम्प्लॉयमेंट, जब रिसेशन आएगा। कॉर्पोरेट के प्रॉफिट गिर जाएं, कब गिरेंगे, जब रिसेशन होगा। लेबर की कॉस्ट गिर जाए, कब गिरेगी, जब रिसेशन होगा। बताया ना, लेबर अब कम रेट पे काम करेगा क्योंकि इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है। जब इंटरेस्ट के रेट गिर जाए, कब गिरेंगे, जब रिसेशन होगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जब गिर जाए, कब गिरेंगे, जब रिसेशन होगा। कॉमर्शियल लेंडिंग एक्टिविटीज कब गिरेंगी, जब रिसेशन होगा। समझ गए। तो ये इंडिकेटर्स कंफर्म कर देते हैं कि कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन था। अब हम लोग इंडिकेटर में लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोइंसिडेंट इंडिकेटर। कोइंसिडेंट इंडिकेटर बेटा वो लोग होते हैं जो गाड़ी चलाते समय इंडिकेटर कब देते हैं, बिल्कुल जब मुड़ने वाले होते हैं ना। जैसे ये रोड है, यहां पे टर्न लेना है, हम ऐसे आ रहे हैं, हमें लेफ्ट जाना है, ठीक है, हम ऐसे आ रहे हैं, हमें लेफ्ट जाना है। अब हम इंडिकेटर कहां दे रहे हैं, बिल्कुल मुड़ते समय यहां पे इंडिकेटर दे रहे हैं। यहां पे हमारी गाड़ी का इंडिकेटर जल गया, अरे भाई क्या फायदा, बिल्कुल मुड़ते समय इंडिकेट कर रहे हैं, बिल्कुल मुड़ते समय इंडिकेट कर रहे हैं, ना पहले ना बाद में इंडिकेट कर रहे हैं, साथ में इंडिकेट कर रहे हैं कि मुड़ भी रहे हैं और इंडिकेट भी कर रहे हैं। अब सुनो क्या बोला जा रहा है बेटा, कॉनकरेंट, इसको कॉनकरेंट इंडिकेटर भी कहते हैं, कोइंसाइड इंडिकेटर भी कहते हैं, जो कि साइमल्टेनियसली यानी कि साथ में मूव होता है। समझ रहे हो बच्चों, क्या होता है कि जब इकोनॉमी में चेंजेस हो रहे होते हैं ना, तो इन कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स में भी साथ में ही चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। दे कोइंसाइड फेयरली क्लोजली विद चेंजेस इन द साइकिल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। दे डिस्क्राइब द करंट स्टेट ऑफ द बिजनेस साइकिल। बेटा बिजनेस साइकिल के करंट स्टेट को, लो पेन गिर गया हमारा, हाँ, बिजनेस साइकिल के करंट स्टेट को ये बताते हैं, क्योंकि ये साथ में चेंज हो रहे हैं। जैसे मुझे मुड़ना है, अब मुझे मुड़ना है तो मैं तुरंत इंडिकेटर दे रहा हूं, यानी कि मैं मुड़ूंगा ही मुड़ूंगा। तो ये बिजनेस साइकिल में जो चेंजेस हो रहे हैं ना,
ये इंडिकेटर तुरंत बता देते हैं कि हाँ भाई हो ही रहा है चेंज, हो ही रहा है। These indicators give information about the rate of change of the expansion और contraction। ये indicators बताते हैं कि चेंज तो हो रहा है, एक्सपेंशन तो हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन तो हो रहा है, लेकिन कितना चेंज हो रहा है, जो रेट ऑफ चेंज है वो बताते हैं। ठीक है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट हैपेंस, यानी कि जब चेंज हो रहा होगा, आज सुबह चेंज हुआ तो आज दोपहर तक आपको पता लग जाएगा। समझ रहे हो, ऐसा हो रहा है कि सुबह हुआ तुरंत पता लग गया, ऐसा होगा। क्या क्या सर? जैसे जीडीपी, बेटा जीडीपी जब बढ़ेगी या घटेगी तो जीडीपी एक ऐसा वेरिएबल है जो एक्सपेंशन या रिसेशन के साथ ही बढ़ेगी या घटेगी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक्सपेंशन और रिसेशन के साथ ही बढ़ेगी या घटेगी। इन्फ्लेशन, पर्सनल इनकम, ये भी उसी के साथ बढ़ेगी या घटेगी। रिटेल सेल बढ़ेगी या घटेगी, बिल्कुल साथ में। फाइनेंशियल मार्केट यानी कि बच्चों स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट के जो प्राइजेस हैं ये साथ में ही बढ़ेंगे या बच्चों साथ में ही घटेंगे, और इन्हीं को हम लोग कोइंसिडेंट इंडिकेटर कहते हैं। एक आपको थोड़ा सा एग्जांपल और देता हूं बेटा, ये जो आपके लैगिंग इंडिकेटर होते हैं ना, सॉरी लीडिंग इंडिकेटर होते हैं ना, ये बेटा बात करते हैं पास्ट की, है ना, कि ये पहले ही हो जाते हैं, यानी कि ऐसे इंडिकेटर पहले ही इशारा आपको कर देते हैं कि हाँ भाई चेंजेस होने वाले हैं। जो ये लैगिंग इंडिकेटर होते हैं ये बात करते हैं फ्यूचर की, कि भैया हम बाद में बताएंगे कि चेंजेस हुए या नहीं हुए। और जो कोइंसिडेंट इंडिकेटर होते हैं ना, ये प्रेजेंट की बात करते हैं कि भैया अभी बताएंगे कि चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। वेरिएबल्स के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग कुछ एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो चलिए कुछ एमसीक्यूज भी इस चैप्टर के देखते हैं, मजेदार। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द टर्म बिजनेस साइकिल रिफर्स टू, बिजनेस साइकिल क्या होती है हमने अभी समझा है। द अप्स एंड डाउन्स इन प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज। बेटा कमोडिटी, हम तो बिजनेस साइकिल जान रहे थे सर, बिजनेस साइकिल तो आपने बताया था इकोनॉमी से रिलेटेड होती है, मैंने ये बताया था ना, बिजनेस साइकिल तो इकोनॉमी से रिलेटेड होती है। यहां तो कमोडिटीज की बात हो रही है। नहीं सर, सिर्फ कमोडिटीज की बात नहीं होती। डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये भी मैंने नहीं पढ़ाया। क्या बिजनेस साइकिल में सिर्फ डिक्लाइन होता है? ये भी मैंने नहीं पढ़ाया, काट दीजिए इसको। इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड डिमिनिशिंग रेट ऑफ सेविंग, क्या सिर्फ सेविंग और एम्प्लॉयमेंट की बात बताई मैंने? बिल्कुल नहीं सर, इसको भी काट दीजिए। आपने हमको बताया सर द फ्लक्चुएटिंग लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं एक समय पे, उसे हम लोग बिजनेस साइकिल कहते हैं। बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मॉड्यूल का क्वेश्चन है बेटा, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करिएगा आप लोग मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। A significant decline in general economic activity extending over a period of time। बेटा जब इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिक्लाइन होने लगता है और वो भी लंबे समय तक, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, पीरियड ऑफ टाइम, तो बच्चों उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कॉन्ट्रैक्शन का फेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द ट्रॉ ऑफ अ बिजनेस साइकिल अकर्स। बेटा डिप्रेशन की बात हो रही है। ये डिप्रेशन कब आता है? जब डैश हिट्स इट्स लोवेस्ट पॉइंट, क्या कम हो जाए तो डिप्रेशन आ जाता है। बेटा जब इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी की पूरी कम हो जाए, लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए, तो ट्रॉ या डिप्रेशन आता है। तो सी विल बी योर राइट आंसर। मनी सप्लाई सिर्फ नहीं होगा, इन्फ्लेशन सिर्फ नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ नहीं होगा, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4, द लोवेस्ट पॉइंट इन द बिजनेस साइकिल। बेटा जो लोवेस्ट पॉइंट होता है बिजनेस साइकिल में उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ट्रफ कहते हैं या डिप्रेशन कहते हैं। कुछ दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है। अ लीडिंग इंडिकेटर, बेटा लीडिंग इंडिकेटर के बारे में मैंने आपको क्या बताया? अ वेरिएबल दैट टेंड्स टू मूव अलोंग, नहीं बेटा अलोंग में चलता है कोइंसिडेंट इंडिकेटर। टेंड्स टू मूव इन एडवांस ऑफ एग्रीगेट, एडवांस में चलता है लीडिंग इंडिकेटर, यही आपका राइट आंसर होगा बी। और मूव कॉन्सिक्वेंट ऑन द लेवल ऑफ, ये भी नहीं होगा बेटा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अ वेरिएबल दैट टेंड्स टू मूव लेटर देन द एग्रीगेट, बेटा मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी चेंज होने के बाद में, यानी कि पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की। बेटा पास्ट की बात कहां होती है? लैगिंग वेरिएबल में होती है। कोई दिक्कत नहीं सर। इंडस्ट्रीज दैट आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द बिजनेस साइकिल, बेटा ऐसी इंडस्ट्रीज जो बिजनेस साइकिल को लेके एक्सट्रीमली सेंसिटिव है, यानी कि बिजनेस साइकिल में थोड़ा बहुत भी फ्लक्चुएशन आएगा ना, इन इंडस्ट्रीज में फर्क साफ देखने को पड़ेगा। तो बेटा क्या वो ड्यूरेबल, देखिए ड्यूरेबल गुड्स और सर्विस सेक्टर में ऐसा नहीं है, बच्चे पढ़ेंगे, लोग इलाज कराएंगे, सर्विस सेक्टर पे उतना जल्दी इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप बताओ, आपकी इनकम अगर खर्च हो जाएगी और आपको बुखार होगा तो क्या आप इलाज नहीं कराओगे? इलाज तब भी कराओगे ना।
तो इस पे फर्क देखने के लिए नहीं मिलेगा। बोला जा रहा है एक्सट्रीमली सेंसिटिव, यानी कि बिजनेस साइकिल में थोड़ा बहुत चेंज होने से भी इन गुड्स की डिमांड पे फर्क पड़ेगा, ये सवाल है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विस सेक्टर, यहां भी ऐसा नहीं होगा। कैपिटल गुड्स एंड नॉन, नहीं बेटा, बात है कैपिटल गुड्स और ड्यूरेबल गुड्स सेक्टर्स की। कैपिटल गुड्स यानी कि बड़े बड़े, बेटा आपकी इनकम हो जाएगी तो आप गाड़ी 2 साल बाद ले लोगे, 1 साल बाद ले लोगे, तुरंत गाड़ी खरीदना जरूरी है क्या? नहीं ना, इनकम कम होगी तो गाड़ी बाद में आ जाएगी, कोई बात नहीं। ड्यूरेबल गुड्स, फर्नीचर बाद में आ जाएगा, कोई बात नहीं, अभी तक भी तो कुर्सी पे बैठ रहे थे ना, नहीं है घर में फर्नीचर, कोई बात नहीं, जब इनकम बढ़ेगी तब ले लेना, है कि नहीं? सही बात, काट दो। तो बच्चों डी विल बी आपका योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, देखो बच्चों इसी तरीके से तुमको लॉजिक से प्लीज क्वेश्चन सॉल्व करना है यार, ठीक है? रटना नहीं है ब्रो, रटना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ लॉजिक से आप क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आराम से सॉल्व करोगे। कोई टेंशन हो तो भैया कमेंट कर दिया करो। अ डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग वुड कॉज, बेटा जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग गिरने लगेगी, जब गवर्नमेंट स्पेंड कम करेगी तो क्या होगा बेटा? एग्रीगेट डिमांड भी थोड़ी थोड़ी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और आप जानते हो बेटा ये आपकी एग्रीगेट डिमांड है, मान लो, ठीक है? अब जब एग्रीगेट डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होती है इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज हो रहा है, जब एग्रीगेट डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड में डिक्रीज हो रहा है। तो बेटा एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब है एग्रीगेट डिमांड गिरेगी। देखिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग जब गिरती है ना, जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग गिरती है तो डिमांड भी गिरती है, और जब डिमांड गिरती है तो एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट की तरफ खिसकता है, जब इंक्रीज होती है तो राइट की तरफ खिसकता है, शिफ्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग एन एक्सपेंशन, इनमें से क्या एक्सपेंशन में नहीं होगा? बिजनेस प्रॉफिट एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, ये एक्सपेंशन में होगा। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज होगी, ये भी होगा। कंज्यूमर परचेज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड टेंड्स टू इंक्रीज, सर ये सारी चीजें होंगी तो क्या नहीं होगा बेटा? नन ऑफ द अबव, है ना, नन ऑफ द अबव विल बी योर राइट आंसर, डी, है ना? डज नॉट पूछा गया था बेटा, ये सारी चीजें एक्सपेंशन में होती हैं, ये नहीं होता, डी विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ टिपिकल बिजनेस साइकिल, बेटा टिपिकल बिजनेस साइकिल वही होती है जो मैंने आपको पढ़ाई, यही पहाड़ वाली, है ना, पहाड़ वाली। इकोनॉमिक एक्सपेंशन आर फॉलोड बाय इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन आता है क्या? 100% सर यही आंसर सही है, बिल्कुल सही है। आगे समझ लेते हैं इन्फ्लेशन, देखिए इन्फ्लेशन का तो कोई वर्ड ही नहीं आ रहा। इकोनॉमिक एक्सपेंशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, नहीं बिल्कुल नहीं। एक स्टैगफ्लेशन इज फॉलोड, बेटा स्टैगफ्लेशन वगैरह भी मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं, मैंने पढ़ाया ही यही है कि एक्सपेंशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन आता है, तो मैं वही आंसर टिक करूंगा। बेटा 10 क्वेश्चन लगा लिए फटाफट से, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है क्या है क्या है क्या है। बेटा नेक्स्ट टॉपिक पता है क्या है? बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सर अब आप हमको क्या पढ़ाने वाले हो? बच्चों अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सच में जो हमारी देश दुनिया की, मैं कहूंगा पूरी दुनिया की इकोनॉमी में जो रिसेशंस आए हैं उनके बारे में अब मैं समझाने वाला हूं। आपके लिए भी थोड़ा नया होगा, आपने भी अभी तक नहीं जाना होगा कि यार रिसेशन कब कब आया है। आपने बहुत सुना होगा ना इकोनॉमिक्स में रिसेशन, अरे भाई आया कब था रिसेशन आखिरी बार, वो पढ़ते हैं। तो बच्चों जो सबसे पहला रिसेशन देखने को मिला था, आप देख सकते हो न्यूज़पेपर्स में क्या छपा हुआ था उस टाइम पे जब पहला रिसेशन देखने के लिए मिला था, स्टॉक क्रैश, है ना, बिलियंस लॉस्ट एज स्टॉक क्रैशेस, ठीक है, अनएम्प्लॉयड सिटीजन्स, वेज कटिंग ओनली डीपेंस द डिप्रेशन, आप समझ रहे हो, कुछ इस तरीके की घटनाएं थी उस समय पेपर में। और बेटा जो पहला डिप्रेशन आया था मेरे प्यारे बच्चों, वो आया था 1930 में, भारत के आजाद होने से 17 साल पहले 1930 में आया था। इसकी कहानी आपको सुनाता हूं, सुनिए क्या हुआ था। बेटा वर्ल्ड के इकोनॉमी में, देश दुनिया की इकोनॉमी में सबसे लंबा, सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने वाला जो डिप्रेशन था वो यही डिप्रेशन था, लॉन्गेस्ट एंड डीपेस्ट एंड द मोस्ट वाइड स्प्रेड डिप्रेशन। और बेटा ये डिप्रेशन पूरी दुनिया में फैला था। वाइड स्प्रेड का मतलब जैसे कोविड-19 की बीमारी पूरी दुनिया में फैली थी ना, ये भी पूरी दुनिया में फैला था, और 20वीं सेंचुरी में था ड्यूरिंग 1930। सर स्टार्ट कहां से हुआ था? बेटा ये डिप्रेशन स्टार्ट हुआ था यूएस से और फिर पूरी दुनिया में फैल गया था। कहानी सुनिएगा, कहानी हुआ क्या, कहानी अभी नहीं सुना रहा हूं, अभी तो आपको फैक्ट बता रहा हूं, कहानी भी सुनाता हूं। देखो हुआ क्या था, जो ग्लोबल जीडीपी थी, फैक्ट समझिएगा, वो बेटा 15% से गिर गई थी 1930 और 1932 में। जो प्रोडक्शन था कम हो गया था, एम्प्लॉयमेंट कम हो गई थी, इनकम भी कम हो गई थी, फेल, ठीक है। अब समझना कहानी है क्या। बेटा कहानी ये है कि
कुछ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जैसे कि जॉन मेनेट कीन्स रिगार्डेड, मतलब कीन्स का तो आप थ्योरीज पढ़ते हो, लोअर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी टू बी द कॉस्ट ऑफ मैसिव डिक्लाइन इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बेटा कीन्स जो कि एक बहुत जाने माने प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, उनका यह मानना था कि क्योंकि लोग खर्चा कम कर रहे हैं, लोअर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर घट रहा है, इसी की वजह से इकोनॉमी में इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी गिर रही है। क्योंकि आप लोग जानते हो बेटा कि खर्चा कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगा, इनकम कम होगी और खर्चा कम होता ही जाएगा। इसके अलावा एक और इकोनॉमिस्ट थे मॉनेटरिस्ट, इन्होंने बोला कि ग्रेट डिप्रेशन वाज कॉज्ड बाय बैंकिंग क्राइसिस एंड लोअर मनी सप्लाई। आप समझ रहे हो, दो इकोनॉमिस्ट की थ्योरी पढ़ी। कीन्स का कहना था खर्चा कम होने की वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया, और बच्चों मॉनेटरिस्ट का कहना था कि ग्रेट डिप्रेशन आया है बैंकिंग क्राइसिस और मनी सप्लाई के कम होने की वजह से। बहुत से और इकोनॉमिस्ट भी थे, और इकोनॉमिस्ट का मानना था कि भैया डिफ्लेशन है इकोनॉमी में, इस वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया। लोग बहुत ज्यादा उधार में हैं, सारी कमाई लोगों की ईएमआई चुकाने में निकल जा रही है, प्रॉफिट बिजनेसेस का कम होता जा रहा है। ठीक है, पेसिमिज्म टू बी द मेन, पेसिमिज्म का मतलब होता है बेटा पेसिमिस्टिक हो जाना, मतलब निगेटिव हो जाना कि अब तो इकोनॉमी अच्छी होगी ही नहीं। ये कुछ रीजन से बच्चे ग्रेट डिप्रेशन 1930 की कहानी यही है इसकी। ठीक है, चलो सुन लो। द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड बिगेन रिकवरिंग इन 1933, लेकिन 1930 के बाद 1933 आया, और 1933 में 33 में इकोनॉमी दोबारा से देश दुनिया की रिवाइव होना शुरू हो गई। मनी सप्लाई बढ़ गया, ठीक है, इंटरनेशनल इनफ्लो ऑफ गोल्ड इंक्रीज्ड, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2। बच्चों उसी समय आप जानते हो वर्ल्ड वॉर 2 भी आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी, चल रही थी, गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा कर रही थी, वर्ल्ड वॉर 2 के चलते गोल्ड का इनफ्लो हो रहा था, आउटफ्लो हो रहा था। ठीक है, और ये कुछ ठीक है, ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से दोबारा से 1933 में आप कह सकते हो एक्सपेंशन आने लगा था। तो ये तो कहानी हो गई भाई ग्रेट डिप्रेशन 1930 की, इसका नाम ही क्या है, ग्रेट। ठीक है ना, ओके, तो आगे की कहानी आप समझ ही गए होंगे। चलिए आपको अगले डिप्रेशन के बारे में बताता हूं, जो कब आया था, 2000 में आया था, द डे द अर्थ विल स्टैंड स्टिल। ओके की रिपोर्ट ऐसी खबरें छपी थी द डेली टाइम्स में। देखिए तारीख देख लीजिए, 30 अगस्त 1995, 30 अगस्त 1995 संडे का दिन था, और देखिए क्या लिखा हुआ है, .com बबल के बारे में लिखा हुआ है। सर ये .com बबल क्या होता है, ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। और टेक्नोलॉजी बबल बस्ट हुआ था बेटा, उसके बारे में भी देखिए, कुछ न्यूज पेपर्स में हेडलाइंस थी उस समय की। पुरानी बात है, आज से 25 साल पहले की बात है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बूम पूरी दुनिया में आया हुआ था, हर तरफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चल रही थी। ठीक है, अब होता क्या था बच्चों, मैं आपको समझाता हूं। कुछ कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने अपने नाम के आगे .com लगाना शुरू कर दिया। उनकी कंपनी सिर्फ इसी वजह से चलने लगी क्योंकि वो इंटरनेट बेस्ड थी और नाम के आगे .com लगा हुआ था। लेकिन ये जो बबल था ना, ये एक फेक बबल था, मतलब बबल समझते हो ना, छूते ही फूट जाता है। तो ये जो बबल बन गया था .com कंपनीज को लेके, जो ये हाइप क्रिएट हो गई थी मार्केट में, वो एक दिन फूट गई, और इसी को कहा जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बर्स्ट ऑफ 2000। कब फूटी थी, 2000 में। अब कहानी सुनना, कहानी यह है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बबल बस्ट हुआ। ठीक है, जो .com कंपनीज थी उनका बबल बस्ट हुआ, और 1997 से 2000 तक ये बबल बस्ट होता ही रहा, मतलब डिप्रेशन चलता रहा। अब कहानी यहां से शुरू होती है कि बेटा बहुत सारी इंटरनेट बेस्ड कंपनीज थी, इंटरनेट बेस्ड समझ रहे हो ना, जो इंटरनेट पे काम करती थी, जिनको .com कंपनीज कहा जाता है। जैसे अपने नाम के आगे .com लगा दो, ये स्टार्ट हो चुकी थी, वर स्टार्टेड मतलब स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी थी। अब हुआ क्या कि 1998 से लेकर 1999 तक बैंकों ने अपना इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर रखा था पूरे दुनिया में, जिससे कि स्टार्टअप आज भी चल रहे हैं इंडिया में, स्टार्टअप्स को इंकरेजमेंट मिली, और इंटरनेट की कंपनीज ने बहुत सारा पैसा बैंकों से बोरो करना शुरू कर दिया, क्योंकि बैंक खुले तौर पे इन स्टार्टअप्स को लोन बांट रही थी। ओके, वेंचर कैपिटलिस्ट, बेटा वेंचर कैपिटलिस्ट यानी कि जो पैसा लगाते हैं किसी एक वेंचर में, है ना, जो वेंचर कैपिटलिस्ट थे यानी कि जो इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया बहुत ढेर सारा पैसा इन कंपनीज के अंदर, ड्यू टू ओवर ऑप्टिमिज्म। बेटा ओवर ऑप्टिमिज्म समझते हो,
बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो जाना। देखिए पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म मतलब पॉजिटिव हो, लेकिन जरूरत से ज्यादा ओवर पॉजिटिवनेस में हम कई बार गलत फैसले लेते हैं। तो इकोनॉमी सब बढ़िया चल रही होगी उस समय। अब 2000 में तो मैं भी है ना, मतलब उतना समझदार तो था नहीं, ठीक है, तो मुझे नहीं पता, अब मैं तो यही पढ़ रहा हूं। तो उस समय की इकोनॉमी क्या होगी बच्चों, ओवर ऑप्टिमिस्टिक होगी, वाह वाह अरे इकोनॉमी में सब बढ़िया चल रहा है, समझ रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंट होगी मार्केट को लेके, ठीक है। इन्वेस्टर्स ने जहां मर्जी पैसा लगा दिया, जिससे कि क्या हुआ, कंपनीज के जो स्टॉक के प्राइसेस थे धीरे धीरे वो बढ़ने लगे। यही तो होता है सर, जब मेरी कंपनी के पास अचानक से बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो भैया मेरी कंपनी तो अमीर हो जाएगी रातों रात और मेरे स्टॉक के प्राइसेस बढ़ने लगेंगे। एंड इन जनरल इट वाज नोटिस दैट कंपनीज कुड कॉज देयर स्टॉक प्राइसेस टू इंक्रीज बाय सिंपली एडिंग एन ई। आप समझ रहे हो ना, ई समझते हो नहीं समझते बेटा? ई का मतलब जैसे मैं कहूं ई गवर्नेंस, तो ई गवर्नेंस का मतलब गवर्नेंस हो रही है अब, गवर्नेंस हो रही है अब इलेक्ट्रॉनिकली। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिकली। इन कंपनीज को पैसा मिल जाता था क्योंकि इन्होंने नाम के आगे या तो ई लगा रखा था या तो नाम के पीछे .com लगा रखा था। समझ रहे हो बेटा? आप समझते हो ना, जैसे आप समझ रहे हो कि पॉजिटिविटी इतनी हो गई थी ना इन स्टार्टअप्स को लेके कि ये स्टार्टअप तो बढ़िया ही करेंगे, कुछ नया कर रहे हैं ये लोग। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि ये जो कंपनीज थी इन्होंने अपनी सर्विसेज देना शुरू कर दिया, एंड प्रोडक्ट देना शुरू कर दिया फ्री में, विद द एक्सपेक्टेशन, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, दैट दे कुड बिल्ड इनफ ब्रांड अवेयरनेस टू चार्ज प्रॉफिटेबल रेट्स। तो अब हुआ क्या बेटा, .com कंपनीज ने क्या किया, फ्री में अपनी सर्विसेज देते रहे, क्योंकि इनको क्या लगा कि एक समय जब ये फेमस हो जाएंगे, जब ये एक ब्रांड बन जाएंगे, तो ये अपनी सर्विसेज को प्रॉफिटेबल रेट पे बेचेंगे। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है, इसका रिजल्ट ये हुआ कि हाई ग्रोथ तो हुई लेकिन एक तरीके का बबल बन गया, द ग्रोथ ओवर प्रॉफिट। तो सबने ये सोचा कि छोड़ो यार, प्रॉफिट तो बाद में कमा लेंगे, पहले तो ग्रोथ कर लेते हैं, ब्रांड अवेयरनेस कर लेते हैं। बड़ा बनने के चक्कर में प्रॉफिट के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं। प्रॉफिट को लोग कम समझने लगे, ग्रोथ को लोग ज्यादा समझने लगे, ठीक है। और इन कंपनीज ने बहुत ही लैविश तरीके से खर्चे भी कर दिए, जैसे बड़े बड़े ऑफिस बना दिए, एम्प्लॉइज को बहुत ज्यादा सैलरी देने लगे, लैविश हो गया सब कुछ, ठीक है। ओके, दीज कंपनी कुड नॉट सस्टेन लॉन्ग। लेकिन बेटा आप बताओ, आप तो बिजनेस पढ़ रहे हो, आप तो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, क्या बिना प्रॉफिट के कोई धंधा सर्वाइव कर सकता है? आप कहोगे नहीं सर नहीं कर सकता, तो बेटा ये बिजनेसेस भी सर्वाइव नहीं कर पाए, दे कुड नॉट सस्टेन लॉन्ग। द कोलैप्स ऑफ द बबल टुक प्लेस ड्यूरिंग 1999 एंड 2001, और ये बबल पक करके फूट गया, ठीक है ना। मेनी .com कंपनीज रैन आउट ऑफ कैपिटल, और इनके पास पैसा खत्म हो गया और ये अक्वायर कर ली गई या लिक्विडेट। बेटा लिक्विडेट का मतलब होता है बंद हो जाना, लिक्विडेट का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों बंद हो जाना, और एक्वायर्ड का मतलब होता है, समझ लो बड़ी मछली ने छोटी मछली को खा लिया, जैसे A प्लस B, है ना। कंपनी ए ने बी को एक्वायर कर लिया और बन गई सिर्फ ए, बी गायब हो गई, अब बी जो है ए में मिल गई, इसे कहते हैं बेटा एक्वायर कर लेना। नियरली हाफ ऑफ द .com कंपनीज वर ईदर शट डाउन, और बेटा मोर देन 50% कंपनीज जो हैं .com वो बंद हो गई और उनको टेक ओवर कर लिया बेटा बाकी की कंपनियों ने। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया और इकोनॉमीज डाउन टर्न फील करने लगी, फेस करने लगी, ठीक है ना। बस यही थी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बर्स्ट 2000 का जो हुआ था। चलिए ओके की रिपोर्ट से आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो बेटा ग्रेट डिप्रेशन आया था, इसकी कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार है, और ये ग्रेट डिप्रेशन आपको एक मूवी में भी देखने के लिए मिलेगा। एक मूवी थी आई गेस विद्युत जामवाल की मूवी है, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द नेम राइट नाउ ऑफ द मूवी, ठीक है, अच्छी मूवी है। तो वहां पे उनकी वाइफ जाती है कहीं बाहर काम करने कुवैत वगैरह में, और वहां से गायब हो जाती है, तो उसी के बारे में वो मूवी है। तो उनकी वाइफ को जाना इसलिए पड़ता है क्योंकि उनकी फैमिली इनकम पे थोड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि ये डिप्रेशन का टाइम चल रहा होता है, ठीक है। अब देखिएगा ये एक और डिप्रेशन है बेटा, और इस डिप्रेशन के बारे में भी आपको बहुत सारी खबरें मिलेंगी अगर आप सर्च करोगे थोड़ा बहुत, ठीक है। अब देखिए ये जो डिप्रेशन था ये हाल फिलहाल में, सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा 1930, फिर हम लोग ने पढ़ा 2000, अब हाल फिलहाल 2008-2009 में ये ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, ये क्राइसिस थी 2008 से 2009 में। बहुत ही इंटरेस्टिंग इसकी कहानी है, समझिएगा। ये क्राइसिस शुरू कहां से हुई थी? ये क्राइसिस शुरू हुई थी यूएस से, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और हुआ क्या कहानी समझिएगा, 2000 वाले आईटी बबल बस्ट के बाद
यूएस इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा था, रिसेशन चल रहा था। उस रिसेशन से इकोनॉमी को बाहर निकालने के लिए, है ना, जैसे अपना आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे यूएस का एक फेडरल रिजर्व बैंक है, मतलब उसको सेंट्रल बैंक कह सकते हो यूएस का। यूएस के फेडरल रिजर्व बैंक ने क्या किया, लोन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज लगता है ना, उसको बेटा रिड्यूस कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे मनी सप्लाई बढ़ गया। भाई इंडिया में तो हमने ये पढ़ा था, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है प्यारे बच्चों तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है, तो वहां पे भी यही हुआ, मनी सप्लाई बढ़ गई। अब लोगों को क्योंकि बहुत सस्ते रेट पे इंटरेस्ट मिलने लगा, लोगों ने क्या किया, उधार लेना शुरू कर दिया, क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। कहां पे, अमेरिका में। और हम जैसे आम आदमी जो वहां पे रहते थे, अमेरिकन जो थे, उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा समझा, ऐसे ऐसे लोगों को फेडरल रिजर्व ने लोन बांटना शुरू कर दिया जिनकी पेइंग कैपेसिटी ही नहीं थी। यानी कि मैं आपको बताता हूं, मान लो बेटा मेरी सैलरी 10 लाख रुपए है, क्या मैं 100 करोड़ का लोन ले सकता हूं बैंक से? नहीं सर, आपको देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि सर आपकी सैलरी उतनी नहीं है ना। इतना लॉजिक समझते हो? ऐसा नहीं है बेटा लोन का कि मुंह मांग गए बैंक में, बैंक वाले भैया लोन दे दो, मुंह मांगा पैसा मिल गया, ऐसा नहीं होता। हिसाब से लोन मिलता है भाई, ठीक है। जितनी तुम्हारी क्रेडिट वर्दिनेस होगी, सिविल स्कोर कहते हैं, चेक कर सकते हो, उतना आपको लोन मिलेगा। लेकिन अमेरिका में उल्टा हो रहा था, अमेरिका में उनको भी लोन मिल रहा था जिनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं थी। अब यहीं से बात बिगड़ना शुरू हो गई। अब लोगों ने बहुत सारे लोन ले लिए घर बनाने के लिए, ठीक है, घर बना रहे थे, पैसा नहीं था पे करने के लिए, लेकिन लोन मिल रहा था, लोन ले लेके घर बना रहे थे। घर बनाते बनाते हुआ क्या कि घरों की जो डिमांड है वो बढ़ने लगी। इससे क्या हुआ, इससे प्राइसेस बढ़ने लगे, घरों के प्राइसेस, ठीक है, बढ़ ही रहे थे। तो सबको ये भरोसा हो गया कि घरों के प्राइसेस तो और बढ़ेंगे, वुड कंटिन्यू टू राइज, समझ रहे हो, और बढ़ेंगे। आगे देखिए क्या हुआ, हाउसेस की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ रही थी जिसकी वजह से प्राइस बढ़े, जैसा मैंने आपको बताया। और जो ये प्राइस बढ़ रहे थे तो हाउस होल्ड एंड बैंक, अच्छा ये तो वही सेम लाइन हो गई, हाउस होल्ड और बैंक को ये समझ में आ गया कि हाँ भैया तो प्राइसेस बढ़ेंगे, सेम लाइन। आगे देखिए, अब हुआ क्या कि बैंकों के पास एक्सेस लिक्विडिटी आ गई विद द अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लेट बैंक टू लेंड विदाउट चेकिंग द क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द बायर। हुआ क्या कि बैंकों के पास अब पैसा देने की पूरी छूट थी। लोग जिनकी क्रेडिट वर्दिनेस नहीं भी थी, जो पेइंग क्रेडिट वर्दिनेस मतलब बेटा जो पैसे नहीं लौटा पाएंगे, उनको भी लोन मिलने लगा। लोन ऐसे ऐसे लोगों को मिलने लगा जो सब प्राइम हाउस होल्ड से और जिनके पास कोई इनकम नहीं थी। आप समझ रहे हो, ये हालत हो गई थी। मतलब अगर तुम कुछ भी नहीं कमाते हो ना, तो भी तुम्हें लोन मिल रहा था अमेरिका में 2008-2009 में। अब हुआ क्या, आ गया बूम, बूम यानी कि एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में लोगों ने पता है क्या किए, घर बनाने शुरू कर दिए। लोन ले लेके क्या करेगा आदमी, घर बनाएगा। लोगों ने भैया जी घर बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। और आप जानते हो बेटा कि रहने वाले कम, अब सुनो, रहने वाले 100 लोग, घर हो गए 150, 50 घर एक्स्ट्रा। ऑब्वियसली सर प्राइस तो गिरेगा ना, प्राइस तो गिरेगा। प्राइस तो तब बढ़ता है जब लिमिटेशन होती है सप्लाई की, लिमिटेशन सप्लाई एक्सीड कर जाएगी, प्राइसेस गिरेगी। तो क्योंकि मार्केट में ओवर सप्लाई हो रही थी, प्राइसेस धीरे धीरे गिरना शुरू हो गए। 2006 के करीबन ये ऐसा हो रहा था। अब ये हाउसिंग, अब आईटी बबल बस तो आपने पढ़ा, अब ये हाउसिंग बबल बन गया। और हाउसिंग बबल फूटा कब, सेकेंड हाफ ऑफ 2007 में, विद फॉल इन प्राइसेस ऑफ हाउसेस व्हिच वर होल्ड एज मॉर्गेज, द सब प्राइम हाउस होल्ड स्टार्टेड डिफॉल्टिंग ऑन लार्ज स्केल एंड कुड नॉट पे देयर इंस्टॉलमेंट। क्या हुआ सर, अब आप हमको समझाइए तो। बेटा 2007 में ये हाउसिंग का बबल फूट गया, और फूटने के बाद जो लोगों ने बिना इनकम के लोन उठा रखा था वो पे तो कर नहीं पा रहे थे। क्योंकि वो पे नहीं कर पा रहे थे तो उनका लोन डिफॉल्ट होने लगा, इंस्टॉलमेंट दे नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से यूएस फेडरल रिजर्व को और यूएस के बैंकों को अगेन बहुत सारा नुकसान देखना पड़ा, लॉस देखना पड़ा। ये जो लॉस बैंकों को हुआ और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हुआ, had a chain effect and soon the whole US economy and the whole world economy at a large felt its impact। और क्योंकि यूएस फाइनेंशियल मार्केट स्ट्रॉन्ग मार्केट था उस टाइम का, क्योंकि यूएस फाइनेंशियल मार्केट गिरता रहा, इस वजह से पूरी इकोनॉमी, पूरे दुनिया की इकोनॉमी पे उसका इंपैक्ट देखने के लिए मिला। और बच्चों इसे कहा जाता है ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस 2008। ओके की रिपोर्ट, ठीक है सर। सर अब आप हमको क्या पढ़ाएंगे बच्चों, अब हम आपको
कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे। कुछ क्वेश्चंस कहां गए, कुछ क्वेश्चंस यहां से शुरू होते हैं, ठीक है। चलिए, तो अपन 10 क्वेश्चन और करने की कोशिश करेंगे, जहां तक हमने पढ़ा है वहां तक करने की कोशिश करेंगे। ड्यूरिंग रिसेशन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड आउटपुट। अच्छा, रिसेशन के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है और मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस, है ना, लोगों को नौकरियां नहीं मिलती हैं, और आउटपुट फॉल्स, आउटपुट गिर जाता है। तो राइजेस और फॉल्स कहीं लिखा हुआ है सर? ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। बोलो बच्चों, सही है क्या? 11 का आंसर ए सही है? बताओ जल्दी से बताओ, 11 का आंसर ए बिल्कुल सही है। द 4 phases ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल के 4 फेज होते हैं, हमको पता है। एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन के बाद फिर पीक आता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन आता है, फिर ट्रफ आता है, डिप्रेशन आता है। तो बच्चों ए विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लीडिंग 13, लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर। बेटा लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर जो पास्ट की बात कर ले, यानी कि जो चेंज होने से पहले पता लगा दें। आर यूज टू फॉरकास्ट प्रोबेबल शिफ्ट इन द इकोनॉमिक पॉलिसीज। बेटा इकोनॉमिक पॉलिसीज की कोई बात नहीं हो रही। जनरली यूज टू फॉरकास्ट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, बिल्कुल सही बात है। इंडिकेटर्स ऑफ स्टॉक प्राइसेस, नो। इंडिकेटर्स ऑफ प्रोबेबल रिसेशन एंड डिप्रेशन, नो। बेटा इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन में एक्सपेंशन भी आता है और रिसेशन भी आता है। यहां पे सिर्फ रिसेशन लिखा था, इस वजह से प्यारे बच्चों मैंने जो है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन पे टिक लगाया। सिर्फ रिसेशन को नहीं इंडिकेट करता, वो एक्सपेंशन रिसेशन दोनों को इंडिकेट करता है। फिलहाल बी विल बी योर राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हेन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डिक्लाइनिंग द इकोनॉमी इज सेड टू बी इन। जब बेटा पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्लाइन होने लगती है तो माना जाता है कि जो इकोनॉमी है वो ट्रॉव में चल रही है, ठीक है। अच्छा, डिक्लाइनिंग, अभी डिक्लाइन हुई नहीं है, डिक्लाइन हो रही है, मतलब धीरे 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 डिक्लाइन हो रही है। और बेटा इस वाले फेज को अपन क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। जब बिल्कुल ही नीचे चली जाती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रॉ, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए आप अगर डायग्राम देखना चाहें तो आप ये वाला डायग्राम देख सकते हो। ये देखो, ये देखो, जब गिर रहा होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो डिक्लाइन हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। वापस से क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन कहां गया? ये, ठीक है। द राइट आंसर इज कॉन्ट्रैक्शन। बोलो सही है क्या? बिल्कुल। 15, पीक्स एंड डिप्रेशंस ऑफ द बिजनेस साइकिल आर नोन एज कलेक्टिवली एज। अच्छा, जो पीक और ट्रफ है बेटा उसको हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते नहीं है, वोलेटिलिटी कहते नहीं है, रियल बिजनेस साइकिल इवेंट कहते नहीं है। 15 का आंसर क्या हो जाएगा जी? 15 का आंसर हो जाएगा सर बी वाला पॉइंट, बिल्कुल। द मोस्ट प्रोबेबल आउटकम ऑफ एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इज। बेटा अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो सुनिए क्या क्या बढ़ेगा। मनी सप्लाई अगर बढ़ेगी, अच्छा, तो जब मनी सप्लाई बढ़ने लगती है यानी कि देश में लोगों के पास पैसा ज्यादा आने लगता है, मनी सप्लाई तभी बढ़ती है सर जब इंटरेस्ट रेट कम होता है। ऑब्वियसली जब बैंक अपना इंटरेस्ट घटाएगी तो लोग पैसों की डिमांड करेंगे, क्रेडिट की डिमांड करेंगे, लोन की डिमांड करेंगे। तो इंटरेस्ट रेट फॉल, ये राइज है काट दीजिए, ये राइज है काट दीजिए। अब जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो इन्वेस्टमेंट जो है मेरे प्यारे बच्चों वो बढ़ जाता है, बिल्कुल सही बात है। इन्वेस्टमेंट राइज, यहां पे फॉल लिखा हुआ है, काट दीजिए, जिससे एग्रीगेट डिमांड ऑल्सो राइज, देख सकते हैं। तो फॉल राइज राइज, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। बाकी तीनों एलिमिनेशन में चले गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस साइकिल। इनमें से कौन सा बिजनेस साइकिल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? बिजनेस साइकिल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द वेल बीइंग। तो बेटा ये फीचर है, बिल्कुल है। बिजनेस साइकिल अकर पीरियडिकली ऑल्दो दे डू नॉट एग्जिस्ट सेम रेगुलरिटी, हाँ ये भी फीचर है, ठीक है। सुनो क्या बोला जा रहा है बेटा, बिजनेस साइकिल के अपने सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं सोसाइटी के वेलबींग पे, बिल्कुल होते हैं भाई, सीरियस होते हैं। बिजनेस साइकिल समय समय पे होती है, मैंने आपको बताया, लेकिन पता नहीं बेटा कि 1 साल बाद होगी, 2 साल बाद हो, रेगुलरिटी का अपन को नहीं पता। बिजनेस साइकिल है यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक, नहीं बेटा, बिजनेस साइकिल के कॉजेस हमेशा अलग अलग होंगे। 1930 में अलग कॉजेस थे, 2008 में अलग थे, 2000 में अलग थे। तो ये फीचर नहीं है, ये दोनों फीचर हैं परंतु ये फीचर नहीं है, और इसीलिए यही आपका राइट आंसर होगा क्योंकि नॉट पूछा गया था। बिजनेस साइकिल आर कंटेजियस। बेटा कंटेजियस का मतलब जैसे कोविड-19 बीमारी फैल गई थी ना, तो वैसे ही बिजनेस साइकिल भी फैल जाती है। और अनप्रेडिक्टेबल का मतलब हम फ्यूचर नहीं देख सकते, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं बिजनेस साइकिल को, ये भी फीचर है, ठीक है। तो बच्चों समझ गए होंगे, सी विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इकोनॉमिक रिसेशन, बेटा जो रिसेशन का टाइम चल रहा होता है, शेयर्स ऑल ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट। तो रिसेशन के टाइम पे क्या क्या होता है, मैंने आपको क्या क्या बताया है बच्चों। रिसेशन के टाइम पे, है ना, इन्वेस्टमेंट गिरती है, सही बात है सर। एम्प्लॉयमेंट गिरती है, बिल्कुल सही। हमसे एक्सेप्ट पूछा गया, इनमें से 4 में से 3 रिसेशन के फीचर्स हैं, एक नहीं है, वो ढूंढो। वेजेस
इनकम ऑफ वेजेस एंड इंटरेस्ट एंड ग्रेजुअली डिक्लाइन, हाँ वेजेस गिरती है, इनकम गिरती है, सही है। गुड्स और सर्विसेज की डिमांड भी डिक्रीज होती है, बिल्कुल सही है। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस एडवर्सली इफेक्ट होता है और न्यू इन्वेस्टमेंट मे नॉट बी फोर्थकमिंग, ये भी सही है कि और लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ये सारे फीचर है। इसका मतलब सर डी वाला राइट आंसर होगा, लेकिन डी वाला पढ़ लेते हैं। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इनपुट्स ड्यू टू इंक्रीज डिमांड फॉर इनपुट, हाँ ये है बेटा, रिसेशन में तो प्राइसेस गिरेंगे, यहां तो इंक्रीज लिखा हुआ है, गलत हो गया ना, बिल्कुल सर। 18 के बाद 19 आते हैं, द डिफरेंट फेजेस ऑफ अ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल के अलग अलग फेज डू नॉट हैव द सेम लेंथ एंड सीवियरिटी। देखिए अलग अलग फेजेस जो बिजनेस साइकिल के हैं उनकी सेम लेंथ नहीं होती। आपको क्या लग रहा है अगर एक्सपेंशन 1 साल चलेगा तो डिप्रेशन भी 1 साल चलेगा? ना 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 ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, अलग अलग लेंथ। अगर एक्सपेंशन बहुत अच्छा होगा तो हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन थोड़ी ही देर का हो, तो सीवियरिटी यानी कि सीरियसनेस भी अलग अलग है। यही आपका राइट आंसर होगा। और पढ़ लेते हैं, एक्सपेंशन फेज ऑलवेज लास्ट, ये भी नहीं लिखा बेटा 10 ईयर्स, कोई नहीं कह सकता बेटा 10 ईयर्स का रहे, 100 साल का रहे, 400 साल का रहे, कहीं किताब में नहीं लिखा हुआ। लास्ट मेनी ईयर्स, ये भी नहीं लिखा हुआ है, और नन ऑफ द अबव भी आंसर होगा नहीं। अभी का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कोइंसिडेंट इंडिकेटर। कोइंसिडेंट इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो प्रेजेंट की बात करते हैं, यानी कि आउटपुट में चेंज होगा तो तुरंत ही इन इंडिकेटर्स के बारे में हमको पता लग जाएगा। तो फिलहाल अगर आपने मेरे कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स वाली लिस्ट जो मैंने आपको अभी पढ़ाई है वो अगर याद होगी तो आप बता दोगे नॉट एन एग्जांपल ऑफ कोइंसिडेंट इंडिकेटर। बताइए कौन कौन से एग्जांपल कोइंसिडेंट इंडिकेटर के नहीं है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इन्फ्लेशन है, रिटेल सेल है। कौन से नहीं है बेटा? ये नहीं है, ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा। न्यू ऑर्डर्स फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट और इक्विपमेंट के नए ऑर्डर्स, अरे भाई प्रेजेंट के बारे में कैसे बता सकते हैं, ठीक है ना, तो बिल्कुल ये नहीं है, डी विल बी योर राइट आंसर। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए अपने। चलिए तो धीरे धीरे टॉपिक आगे बढ़ेगा और क्वेश्चन हमारे और होते जाएंगे। अब का मतलब आज का बच्चों सेकंड लास्ट टॉपिक हम लोग पता है क्या पढ़ने जा रहे हैं? बिल्कुल सेकंड लास्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? द फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। तो डार्क कर लेते हैं पेन, ये देखिए ये चलेगा क्या? ग्रीन चल रहा है, चल रहा है। फीचर देखते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना बेटा। जो ये बिजनेस साइकिल होती है ना, ये जो बिजनेस साइकिल होती है ना, ये पीरियडिकली अकर होती है। पीरियडिकली मतलब समझ रहे हैं, कभी भी, हमको नहीं पता बेटा, हमको नहीं पता है कब हो जाए, किसी भी पीरियड में हो सकती है। नंबर 1, दे डू नॉट एग्जिबिट द सेम रेगुलरिटी, इनकी सेम रेगुलरिटी नहीं है। मैंने क्या बोला? 1930 का ग्रेट डिप्रेशन आया था, उसके बाद जो रिसेशन आया वो 2000 में आया, यानी कि 70 साल बाद। उसके बाद जो रिसेशन आया वो 2008 में आ गया, यानी कि 8 साल बाद। आप देख रहे हो, तो सेम रेगुलरिटी तो बिल्कुल ही नहीं है, कहां 70 साल कहां 8 साल। ओके, इन साइकिल्स की ड्यूरेशन भी वेरी करती है। अगर एक्सपेंशन 2 साल चलेगा तो क्या पता रिसेशन 2 ही महीने चले। और जो इंटेंसिटी है, मतलब कितना इफेक्ट ये कर रहे हैं, वो भी बेटा डिफरेंट होता है। इंटेंसिटी, सब कुछ डिफरेंट होता है, कुछ भी सेम नहीं होता। इंटेंसिटी, रेगुलरिटी है ना, और इनका पीरियड और इनका ड्यूरेशन सब डिफरेंट है। आगे समझना, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन और डिप्रेशन, इन सबके फेजेस अलग अलग हैं, डेफिनिट नहीं है, तय सीमा में नहीं होते हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग होते हैं। बेटा ये जो बिजनेस साइकिल है ना, ये ऐसी इकोनॉमी में आएगी ना जो फ्री मार्केट इकोनॉमी होगी। देखिए जिस इकोनॉमी को गवर्नमेंट ने जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, वहां पे बिजनेस साइकिल कम ही होंगी। बिजनेस साइकिल वहीं पे होती है जहां पे इकोनॉमी फ्रीली चल रही होती है, ठीक है। अगर किसी एक सेक्टर में या ज्यादा सेक्टर में बिजनेस साइकिल चल रही होगी तो बेटा वो सारे सेक्टर्स में फैल जाएगी। समझ रहे हो, बीमारी की तरह है, बीमारी की तरह है कि अगर घर के एक परिवार के एक सदस्य को अगर खांसी जुकाम बुखार है तो सभी को फैलने के चांसेस है, ठीक है। एक्सीडिंगली कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। कॉम्प्लेक्स यानी जिसको बेटा आसानी से समझा ना जा सके, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉजेस। बेटा इनके फीचर्स भी अलग अलग हैं, ये भी समझ लो, कुछ सेम नहीं है। एक्सपेंशन के कुछ और कारण होंगे, कॉन्ट्रैक्शन के कुछ और कारण है। 1930 में एक्सपेंशन रिसेशन आया, उसके कुछ और कारण थे। 2000 में आया, 2008 में आया, उसके कुछ और कारण है। कारण सेम नहीं है। दे आर कॉज्ड बाय वेरिंग फैक्टर्स, इनके फैक्टर्स भी अलग अलग हैं, ठीक है। आप इन बिजनेस साइकिल का एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। एक्यूरेट, यू कैन नॉट एक्यूरेटली प्रेडिक्ट द बिजनेस साइकिल उनकी अकरेंस से पहले। अगला फीचर, इनके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हैं,
सोसाइटी के वेलबींग पे, यानी कि रिसेशन आने के बाद सोसाइटी पे उसका एक बहुत तगड़ा इंपैक्ट पड़ता है। कोविड 19 के बाद हमारी इकोनॉमी को दोबारा से उठने में थोड़ा टाइम लगा था, और कोविड 19 के दौरान भी हमारी इकोनॉमी बहुत खस्ता हालत में थी, आप लोग को याद भी होगा। ठीक है, जो बिजनेस साइकिल के या रिसेशन के रिपरकशंस हैं वो हर इकोनॉमिक वेरिएबल पे देखने के लिए मिलते हैं। जैसे आउटपुट रिसेशन में गिरता है, एम्प्लॉयमेंट रिसेशन में गिरती है, प्राइस लेवल्स इकोनॉमी में गिरते हैं, ट्रेड कम हो जाता है, इंटरेस्ट गिरते हैं, है ना, सॉरी इंटरेस्ट तो बढ़ेंगे, इंटरेस्ट तो भैया बढ़ेंगे, ये तो हमने गलत बोल दिया, इंटरेस्ट और बढ़ेगा, मनी सप्लाई रुक जाएगी, है ना, कंजम्पशन गिरेगा, इन्वेस्टमेंट गिरेगा, सब कुछ गिरेगा बच्चों, सब कुछ गिरने लगेगा, और इसके रिपरकशंस बहुत ही तगड़े लेवल पे इकोनॉमी में देखने के लिए मिल सकते हैं। आगे समझिएगा, जिस प्रकार से कोविड 19 की जो बीमारी थी, जो कोरोना वायरस था, वो पूरी देश दुनिया में फैल गया, पूरी दुनिया में फैल गया बेटा, उसी तरीके से इकोनॉमी में जो रिसेशन आते हैं ना, वो एक देश से निकल के सारे देशों में फैल जाते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया 2008 के ग्रेट रिसेशन इकोनॉमिक क्राइसिस, जो कि यूएस में आया था, वो इंडिया में भी देखने के लिए मिला, वो और भी देशों में देखने के लिए मिला होगा। तो ये कॉन्टेजियस है, इंटरनेशनल है, मतलब एक कंट्री तक नहीं है ये सीमित, दे बिगिन इन वन कंट्री। और बेटा ये सब इस वजह से क्योंकि हमने ग्लोबलाइजेशन कर रखी है ना, हमने अपने दरवाजे बाकी की देशों की इकोनॉमियों के लिए खोल रखे हैं। ठीक है, और ये अदर कंट्रीज में फैल जाता है। इसके एग्जाम्पल है, मैंने आपको एग्जाम्पल देखो पढ़ा चुका हूं डिटेल में, 1930 का ग्रेट डिप्रेशन, है ना, जहां पे ग्रेट ब्रिटेन को उस रिसेशन की वजह से बहुत इफेक्ट हुआ था। और बस ठीक है, और जो भी वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं, जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, जिनका मानना है कि भाई प्रॉफिट ही सब कुछ है, उन पे बहुत फर्क पड़ता है। सर ये कैपिटलिस्ट, सोशलिज्म और ये मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है बेटा, चैप्टर नंबर 1 आपके तीसरे वन शॉट में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ये चल रहा है चैप्टर नंबर 5 बिजनेस साइकिल। चलिए, अब हम लोग का बच्चों आज का लास्ट टॉपिक है, ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन बचेंगे, 10 एमसीक्यू बचेंगे। ये आप लोगों का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, ओनली 10 एमसीक्यूज रह जाएंगे। देखो छोटा चैप्टर है ये, इसीलिए जल्दी हो जाता है हमेशा। तो अब हमें पढ़ना है बिजनेस साइकिल के क्या कारण हैं, क्या कॉजेज हैं। समझिएगा बेटा, देखिए ऐसा है, इंडिया है ना, हम लोग भारत, हमारे प्यारे देश भारत में रह रहे हैं। देखिए भारत के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, जब उसकी वजह से बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशन होगी भारत के अंदर, तो उसे हम इंटरनल कॉज कहेंगे। आसान भाषा में लिखा जाए तो हम ये लिख सकते हैं विद इन इंडिया, विद इन इंडिया। और जब भारत में बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशन हो बाहर के देशों की वजह से, तो उसे हम कहेंगे आउटसाइड इंडिया, यानी कि एक्सटर्नल कॉजेस। सर ये कॉजेस हैं क्या, समझाएंगे आप हमें? बिल्कुल समझाएंगे। फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड, फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट, वेरिएशंस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, मनी सप्लाई, साइकोलॉजिकल फैक्टर, ये सारे इंटरनल हैं। वॉर, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजिकल शॉक, नेचुरल फैक्टर्स, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सारे बच्चों एक्सटर्नल हैं। ओके की रिपोर्ट? ओके सर। तो चलिए 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और फिर इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। एमसीक्यू पढ़ते पढ़ते देखो अपने को 1.25 घंटा लगभग हो रहा है, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे, थोड़े से एमसीक्यू पढ़ लेंगे, फिर इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, हम लोग पहले इंटरनल कॉस्ट पढ़ेंगे जो कि 6 है, और एक्सटर्नल पढ़ेंगे जो कि 5 है, तो 6 5 हो गया 11 चीजें हम लोग को पढ़नी। तो ठीक है सर, पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आप लोग टाइम ले लो और इसको रीड कर लो, फ्लक्चुएशंस इन इफेक्टिव डिमांड। टेंशन मत लो बेटा, जितना ये लिखा हुआ है ना, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं मैं। आप जानते हो कि मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं जो आपके सब्जेक्ट सिलेबस के लिए रिलेवेंट नहीं है। यहाँ पे सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है और आपको आसान भाषा में भी समझा दूंगा। ठीक है ना, तो आप एक बार रीड करना शुरू करो। आई विल बी बैक इन 1 मिनट, ओनली एंड ओनली 1 मिनट।
चलो बच्चों शुरू करते हैं, ठीक है। सुनो बेटा, सबसे पहला है, मैंने क्या पढ़ा है आपको, सबसे पहले क्या पढ़ा रहा हूं, इंटरनल रीजंस, है ना, इंटरनल कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल। अब इंटरनल क्या है भाई, जो हमारे देश भारत में हो रहा है। हमारे देश भारत में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है डिमांड। अब देखो बहुत ही सिंपल सी बात है भैया, डिमांड में जो फ्लक्चुएशन होगी उससे बिजनेस साइकिल पे इफेक्ट पड़ेगा। क्यों, बात समझना। अगर इकोनॉमी फ्री मार्केट इकोनॉमी है, इसका मतलब सब कुछ प्रॉफिट पे चल रहा है। प्रॉफिट डिटरमाइन होता है डिमांड से। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखो, अगर इकोनॉमी में, यहां पे समझना जो मैं लिख रहा हूं, अगर बच्चों इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा है, ओके, इस डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई ज्यादा होगी, बिल्कुल ठीक बात है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ज्यादा होगा। प्रोडक्शन ज्यादा होगा मतलब देखो, हम प्रोड्यूस भी ज्यादा कर रहे हैं, बेच भी रहे हैं, लोग खरीद भी रहे हैं, हमारा प्रॉफिट तो बढ़ेगा। हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा तो भाई प्रॉफिट बढ़ने से क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ता है तो एज अ बिजनेसमैन मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊंगा, और सर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो वही चलेगा ना, फ्लक्चुएशन, और फ्लक्चुएशन में भी एक्सपेंशन होगा। बिल्कुल सही बात है सर। इसका मतलब डिमांड बढ़ने से एक्सपेंशन होता है। चलिए इसका जस्ट उल्टा समझते हैं। सर मान लेते हैं डिमांड जो है हमारी गिर गई। अब भाई डिमांड गिर गई तो ऑब्वियसली सप्लाई करके क्या करोगे, सप्लाई गिरेगी। सप्लाई नहीं करोगे तो प्रोड्यूस करके क्या करोगे, प्रोडक्शन गिरेगा। प्रोडक्शन गिर जाएगा तो भाई ऑब्वियसली प्रॉफिट भी गिर जाएगा, और प्रॉफिट गिर जाएगा तो फिर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा, क्योंकि भाई जब पैसा ही नहीं आएगा बिजनेसमैन के पास तो वो इन्वेस्ट क्या करेंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, कॉन्ट्रैक्शन। बस वही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर, आप पढ़ के बताइए, मैं पढ़ के बताता हूं। फ्री मार्केट इकोनॉमी में जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही बिजनेसमैन का एम है, क्या एम है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, a higher level of aggregate demand will induce businessman to produce more। तो जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो बिजनेसमैन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, ऑब्वियसली वही मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, आउटपुट बढ़ेगा, जिससे इनकम बढ़ेगी, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी। इफ एग्रीगेट डिमांड आउटस्ट्रिप्स एग्रीगेट सप्लाई इट कॉजेस इन्फ्लेशन, है ना, और इन्फ्लेशन होगा तो जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती जाएगी इन्फ्लेशन होगा, है ना। और समझिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट, भाई सिंपल सी बात है, एक्सपोर्ट करते हो, सामान देश से बाहर ले जाते हो बच्चों। जब आप सामान देश से, मैंने मार्कर अमेरिका में बेच दिया, पैसा तो भारत में आया ना, तो क्या होगा, एक्सपेंशन। जब बाहर का सामान देश में आ रहा है, ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है, तो मार्कर तो इंडिया में आया अमेरिका से, लेकिन पैसा बाहर गया, तो कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा चलता रहेगा। तो वही लिखा हुआ है, जब इंक्रीज होगा बच्चों एग्रीगेट डिमांड में तो उससे एक्सपेंशन होगा या बूम की कंडीशन दूंगी, और जब एग्रीगेट डिमांड में डिक्रीज होगा तो उससे कॉन्ट्रैक्शन होगा, या आप जानते हो रिसेशन होगा या डिप्रेशन होगा। वही मैंने आपको यहां पे पढ़ाया, रीजन मैं लॉजिक में बता चुका हूं, आगे समझिएगा। फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट, और समझना, सुनो, इन्वेस्टमेंट समझते हो ना, कौन करता है सर, हाउस होल्ड भी करते हैं, फर्म सेक्टर भी करता है। इन्वेस्टमेंट जो होता है ना बेटा, वो प्रॉफिट के ऊपर बेस होता है। समझिएगा, मेरा प्रॉफिट बिजनेस का 100 करोड़ होने वाला है, तब मैं 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करूंगा ना। भाई मैं अपने बिजनेस में 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। समझ रहे हो, ये बात समझ गए ना। तो जो इन्वेस्टमेंट होता है बेटा, वो प्रॉफिट के ऊपर बेस होता है। जितना मेरा प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन उतना ही ज्यादा मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, जितना कम मेरा प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन उतना ही कम मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो सिंपल बात ये लिख सकते हैं कि प्रॉफिट ज्यादा इन्वेस्टमेंट ज्यादा, प्रॉफिट कम इन्वेस्टमेंट कम। बिल्कुल सही बात है सर, इन्वेस्टमेंट ज्यादा तो एक्सपेंशन, इन्वेस्टमेंट कम तो कॉन्ट्रैक्शन। लो, बन गया लॉजिक, हो गया काम। आप समझना, जब नए नए इन्वेंशंस होते हैं, जब नई नई डिस्कवरीज होती हैं, खोजें होती हैं, तो एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं, ठीक है, विच आर कॉस्ट एफिशिएंट और मोर प्रॉफिट इंड्यूसिंग। यानी कि उनको लग रहा है कि जिस प्रोजेक्ट में उनका फायदा होने वाला है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं और इंटरेस्ट रेट कम होता है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है। आप समझ रहे हो, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया तो क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ा, सप्लाई बढ़ी, सप्लाई बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, आउटपुट बढ़ा, आउटपुट बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, देश में पैसा आया, डिमांड बढ़ी, एक्सपेंशन, है ना। इसका जस्ट उल्टा, प्रॉफिट कम इन्वेस्टमेंट कम, तो डिमांड घटी, सप्लाई घटा, सप्लाई घटी, प्रोडक्शन घटा, प्रॉफिट घटा, आउटपुट घटा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट घटी, फिर से मनी इनकम कम, तो ये हो गया बेटा कॉन्ट्रैक्शन। लो, बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आई बात। तो ये बोला जा रहा है फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट में। आगे समझिए, वही चीजें यहां पे लिखी हुई हैं। इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, इंक्रीज होगा अगर इन्वेस्टमेंट में तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, जिससे कि एक्सपेंशन होगा, एंड वाइस वर्सा, यानी कि इसका जस्ट उल्टा, इन्वेस्टमेंट बढ़ने पे डिमांड बढ़ेगी, डिमांड शिफ्ट टू द राइट मतलब इंक्रीज इन डिमांड, तो क्या होगा, इकोनॉमी में एक्सपेंशन होगा, और इन्वेस्टमेंट घटेगी, डिमांड घटेगा तो इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन होगा, वाइस वर्सा, बता दिया आपको। आगे देखिए,
वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अब समझना ध्यान से सुनना। देखो भैया ऐसा है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी, जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी तो इंटरेस्ट का रेट कम होगा, इंटरेस्ट का रेट जब कम होगा तो मनी सप्लाई देश में बढ़ेगी, मनी सप्लाई जब देश में बढ़ेगी तो लोगों के पास ज्यादा इनकम होगी, इनकम होगी तो वो खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है, और एक्सपेंशन होगा इकोनॉमी में। इसका जस्ट उल्टा ले लेते हैं, जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग घटने लगेगी, ठीक है, तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई घट जाएगी, उसके बाद इन्वेस्टमेंट घट जाएगा, उसके बाद इसे क्या था, लो खुद ही, हाँ अच्छा, अर्निंग या इनकम जो है घट जाएगी, है ना। उसके बाद बेटा प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, जो इनकम है लोगों की कम हो जाएगी, इनकम कम होने से डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, आउटपुट कम हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्शन होगा। बस ये लिखा हुआ है, क्या गलत लिखा हुआ है, यही तो पढ़ा रहे इतनी देर से, तो ये चलता रहेगा, ठीक है। चलो पढ़ के देख लो भैया क्या लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, सर ये समझ लेते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज आप लोगों ने पढ़ी है ना, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, बैंक रेट, रेपो रेट। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है बेटा वो आरबीआई की होती है, और फिजिकल पॉलिसी जो होती है बेटा वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। इससे भी बिजनेस साइकिल में वो आता है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, जब डिमांड बढ़ेगी, सॉरी जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी, अभी जस्ट यहां पे बताया गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जब बढ़ेगी तो क्या होगा, ई से एक्सपेंशन, जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग घटेगी तो क्या होगा, सी से कॉन्ट्रैक्शन, वही यहां पे लिखा हुआ है। जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी और टैक्स कम हो जाएगा तो बूम आएगा, और जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है ना घटेगी तो फिर रिसेशन आएगा। देखिए और समझिए, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा, अब यहां पे समझना, देखो इंटरेस्ट रेट जो है कम होगा, यानी कि लोगों को सस्ते में लोन मिलेगा। ऑब्वियसली जब लोगों को सस्ते में लोन मिलेगा तो लोग लोन लेंगे, लोन लेंगे तो देश में मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ती ही इन्फ्लेशन आ जाता है। क्या आ जाता है सर, चलो लिख देते हैं पूरा, इन्फ्लेशन आ जाता है। क्या आ जाता है सर, इन्फ्लेशन। गलत कह रहा हूं क्या, बस वही लिखा हुआ है। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इन्फ्लेशन आता है। इसका जस्ट उल्टा लीजिए, अगर मान लीजिए, मान लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, लोग लोन कम लेंगे, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, तो देश में क्या आएगा, डिफ्लेशन आएगा, है ना, सिंपल है। अच्छा डिफ्लेशन को हम एक और चीज कहते हैं, एंटी इन्फ्लेशन। हम डिफ्लेशन को क्या कहते हैं, एंटी इन्फ्लेशन। तो बेटा एंटी इन्फ्लेशन करने के लिए, एंटी इन्फ्लेशन करने के लिए गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को या तो कम कर दीजिए, ठीक है, और टैक्स को या तो बढ़ा दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को कम कर दो, टैक्स को बढ़ा दो। सर टैक्स कहां से बीच में आ गया, बेटा टैक्स अगर बढ़ेगा तो मेरे पास मनी इनकम कम हो जाएगी, वही तो लिखा है, मनी सप्लाई कम, मनी इनकम कम। हाँ यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा दो और टैक्स को कम कर दो, ऐसा भी कर सकते हैं, वही चीजें यहां पे लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी हो गई। अच्छा ये सब देश के अंदर चल रहा है, अभी इंडिया के अंदर चल रहा है। मनी सप्लाई समझिए, सिंपल, अभी आपको जस्ट समझाया, देखिए ये यही मनी सप्लाई है, ये देखो मनी सप्लाई, मनी सप्लाई बढ़ेगा, इन्फ्लेशन होगा, जिसको आप एक्सपेंशन कह सकते हो, सब कुछ डिमांड बढ़ेगी, सारी चीजें होंगी, ठीक है, और मनी सप्लाई अगर कम हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, जैसा मैंने आपको यहां पे बताया, वही चीजें यहां पे लिखी हुई है। देखिए मनी सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी कॉजेस एक्सपेंशन इन एग्रीगेट डिमांड, तो बेटा डिमांड बढ़ेगी, अगेन वही पूरी कहानी है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, एक्सपेंशन चलता रहेगा। मनी सप्लाई क्या होगी, देखो बेटा डिक्रीज हो जाएगी तो रिसेशन आ जाएगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, डिमांड कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम होगा, प्रॉफिट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, सप्लाई कम होगी, आउटपुट कम होगा, और ये कॉन्ट्रैक्शन चलने लगेगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये हो गया आपका मनी सप्लाई। आगे देखिए साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अब ये थोड़ा सा लॉजिक लगा के आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। देखो बेटा मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, है ना, मैं एक इन्वेस्टर हूं। अब देखो एक एंटरप्रेन्योर मान लो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है कि भैया मैं जो बिजनेस करने जा रहा हूं वो तो चलेगा, और मार्केट की जो फ्यूचर की कंडीशंस है वो एक नंबर है, बहुत बेहतरीन फ्यूचर कंडीशंस है मार्केट की। तो ऑब्वियसली बच्चों जब एक एंटरप्रेन्योर बहुत पॉजिटिव होता है, जब देश में सारे एंटरप्रेन्योर्स बहुत ही पॉजिटिव होंगे तो वो पॉजिटिव नोट पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, जिससे कि देश में क्या आएगा, एक्सपेंशन आएगा। और जब एक एंटरप्रेन्योर मार्केट की कंडीशंस को लेके बहुत ही निगेटिव होता है कि अरे भैया मार्केट तो बिल्कुल बैठने वाली है,
तो इन्वेस्टमेंट बेटा कम कर देता है, जिससे अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्शन आता है। वही यहां पे कहानी लिखी हुई है, पढ़ सकते हैं। अगर एंटरप्रेन्योर्स ऑप्टिमिस्टिक है फ्यूचर मार्केट कंडीशंस को लेके, तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे कि एक्सपेंशन आएगा। अपोजिट होगा इसका जस्ट उल्टा, जब एंटरप्रेन्योर्स पेसिमिस्टिक होंगे। तो पॉजिटिविज्म को क्या बोला जा रहा है? ऑप्टिमिस्टिक, अगर ये वर्ड यूज हो जाए बेटा सीए फाउंडेशन में। और निगेटिव को बोला जा रहा है बेटा पेसिमिस्टिक, तो पेसिमिस्टिक हो जाओगे आप, पेसिमिस्टिक। बस यही है पूरी कहानी, ठीक है ना। और पिगू के अनुसार यही है कि बिजनेस कम्युनिटी में ऑप्टिमिज्म की वेव्स से ही फर्क पड़ता है। मतलब सब कुछ पॉजिटिव होने की संभावना है तो आप पैसा लगाओगे, नहीं तो नहीं लगाओगे, उसी से एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा। बच्चों ये जितने भी मैंने आपको 6 के 6 फैक्टर समझाए, देखिए 6 फैक्टर समझाए, ये 6 के 6 इंटरनल कॉजेज से। अब हम लोग पढ़ने वाले एक्सटर्नल कॉजेज, यानी कि भारत के बाहर की कहानी। तो देखिए भारत के बाहर की अगर कहानी की बात की जाए तो सबसे पहले वॉर्स की बात करते हैं। देखिए लड़ाई झगड़ा, सर लड़ाई झगड़ा हो रहा है क्या दुनिया में? अरे रशिया, यूक्रेन, चाइना, ताइवान, इजराइल, ईरान, वॉर ही वॉर हो रही है हर जगह, क्या टेंशन है? तो देखिए वॉर के समय पे होता क्या है सर? वॉर के समय में वॉर गुड्स की प्रोडक्शन होती है। जैसे जब वॉर होती है तो वॉर के गुड्स बनाए जाते हैं, जैसे कि सर हथियार, गोला बारूद, ये सब बनाया जाता है, जिससे कि प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। और कंट्री के जिस देश में लड़ाई हो रही है उसके सारे रिसोर्सेज इन वॉर गुड्स की प्रोडक्शन में लगा दिए जाते हैं, जिससे कि बाकी के जो गुड्स है ना, जैसे कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स, गेहूं, आटा, चावल, दाल, मैगी, है ना, ये सारी चीजें, इनका जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि इनका प्रोडक्शन कम हो जाता है तो लोगों की इनकम कम हो जाती है, प्रॉफिट कम हो जाता है तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, तो उससे क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। यानी कि सिंपल है, जब देश में वॉर चल रही होगी तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। जब देश में सब कुछ बढ़िया होगा, वॉर नहीं चल रही होगी, तो क्या होगा? एक्सपेंशन। बोलो यस। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, लड़ाई होने के बाद, अब देखिए लड़ाई होने के बाद जब उस देश, जिस देश में लड़ाई हुई थी, वो दोबारा से बनना शुरू होगा, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा अपने आप को। रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए घर बनाएंगे, रोड बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, डैम बनाएंगे, जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में बूम आएगा। क्योंकि लोगों को घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए नौकरियां मिलेंगी, जिससे कि इफेक्टिव डिमांड बढ़ जाएगी, जिससे कि इंप्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, जिससे कि इनकम अप हो जाएगी, तो आ जाएगा एक्सपेंशन एंड वाइस वर्सा। टेक्नोलॉजी शॉक, अब देखिए अगर टेक्नोलॉजी बेहतर है, अगर आप अच्छा टेक इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो आप प्रोडक्शन कर पाओगे नए नवेले आइटम्स का, जैसे प्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स, है ना, सही बात है सर, न्यू गुड्स एंड सर्विसेज। जब आप प्रोडक्शन कर पाओगे तो उससे होगा क्या? इन सारे गुड्स की, सर्विसेज की प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने की वजह से आप, मतलब पैसा आएगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड तो ऑलरेडी मार्केट में थी, तो क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। इसका जस्ट उल्टा ले लीजिए, मान लेते हैं कि टेक अच्छा नहीं है, टेक अच्छा नहीं है तो आप नए गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, आप प्रोडक्शन ऑफ ओल्ड गुड्स एंड सर्विसेज का जब आप प्रोडक्शन करोगे तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, जिससे कि प्रॉफिट कम हो जाएगा, जिससे कि सेल कम हो जाएगी, जिससे कि डिमांड कम हो जाएगी, और जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन आएगा। बोलो यस, वही यहां पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर? आप पढ़ के बताइए। ये देखो, जब टेक्नोलॉजी मेरे प्यारे बच्चों बढ़ेगी, प्रोडक्शन नए सामान का बढ़ेगा, बेटर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बढ़ेंगे, जिससे कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, जिससे कि टेक्नोलॉजी आ सके देश में, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जिससे कि लोगों की इनकम बढ़ेगी, जिससे कि प्रॉफिट बढ़ेगा, और जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, यानी कि एक्सपेंशन होगा। एग्जाम्पल, जैसे बेटा मैं आपको बताता हूं, हमारे देश में मोबाइल फोन्स आए और टेलीकॉम इंडस्ट्री में उछाल देखने के लिए मिला। देखिए आप 4G सिम निकाल दीजिए चाहे 5G सिम, चल तो वो फोन ही में रहा है ना, फोन है तो चल रहा है ना, फोन ना होता तो 4G क्या 5G क्या। तो मोबाइल फोन के आने की वजह से जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसमें बूम देखने के लिए मिला, और जिससे कि प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, सबके हाथ में मोबाइल फोन है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, मजे ही मजे, एक्सपेंशन चल रहा है बढ़िया तरीके से। नेचुरल फैक्टर समझिए, बहुत ही आसान है। देखिए सिंपल है बच्चों, ऐसी इकोनॉमीज जो एग्रेरियन इकोनॉमीज हैं, एग्रेरियन इकोनॉमीज हैं जो एग्रीकल्चरल आउटपुट्स पे बेस करती हैं, जैसे भारत की जो इकोनॉमी है बेटा वो एक एग्रेरियन इकोनॉमी है। यहाँ पे फार्मिंग जो है, एग्रीकल्चर जो है बेटा, वो प्राइमरी एक्टिविटी में गिना जाता है। तो बेटा सिंपल सी बात है, कभी कभी ऐसा होता है ना बेटा, बहुत सूखा पड़ जाता है। सर सूखा बोले तो, सूखा सही लिखा है ना, हाँ,
सूखा बोले तो बेटा ड्रॉट पड़ जाता है, यानी कि सूखा हो गया, बारिश नहीं हुई। बारिश ना होने की वजह से जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से फार्मर्स की जो इनकम है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से डिमांड घट जाती है। क्या होगा बेटा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसका जस्ट उल्टा कहां पे होगा बेटा? इसका जस्ट उल्टा होगा कि हाँ भाई देश में बहुत अच्छी बारिश हुई है, एग्रीकल्चर्स की डिमांड बढ़ रही है, फार्मर्स की इनकम बढ़ रही है, तो एक्सपेंशन होगा। वही यहां पे लिखा हुआ है बच्चों कि जब ड्रॉट होता है या बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाएगी, एग्रीकल्चर का जो आउटपुट है वो बैडली इफेक्ट होगा, जिससे कि एग्रीकल्चर आउटपुट कम हो जाएगा, फार्मर्स की इनकम कम हो जाएगी, जिससे कि वो ट्रक और ट्रैक्टर जैसे इंडस्ट्रियल गुड्स को नहीं खरीदेंगे। ठीक है, और समझिए इसका एक और इफेक्ट है बेटा, जब सूखा पड़ेगा या बाढ़ आ जाएगी तो जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो कम होंगे, सप्लाई कम होगी। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? देखिए सप्लाई कम हो जाएगी, जिस चीज की सप्लाई कम होती है ना उसके प्राइसेस बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, उसके प्राइसेस क्या होते हैं? बढ़ते हैं। भाई गेहूं अगर कम पैदा होगा तो गेहूं महंगा मिलेगा, गेहूं महंगा मिलेगा, प्राइस ज्यादा हो जाएगा तो भैया मेरी जेब पे उसका फर्क पड़ेगा, इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी, अगेन क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। आप समझ रहे हैं? पूरी चेन यहां पे बन रही है। और इसका जस्ट उल्टा तब होगा जब देश में अच्छी बारिश होगी, फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी, फार्मर की इनकम अच्छी, डिमांड अच्छा, सप्लाई अच्छी, एक्सपेंशन। इसका फर्क क्या? फसल अच्छी होगी तो प्राइस कम होंगे, प्राइस कम होगी तो इनकम कम नहीं होगी, बढ़ेगी, और फिर एक्सपेंशन। इसका जस्ट उल्टा। अभी तो एक कॉन्ट्रैक्शन का एग्जांपल दिया। और पांचवा बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ। ध्यान से समझिएगा, जब देश की पॉपुलेशन ज्यादा हो जाए, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ से, मतलब मान लेते हैं इकोनॉमी ग्रो हुई मान लो 100 पॉइंट से, देश की पॉपुलेशन हो गई 200 पॉइंट। अब देख रहे हैं हुआ क्या कि जो 100 पॉइंट वाले लोग थे उनके पास इकोनॉमिक ग्रोथ के फायदे बचे नहीं। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि देश में चीजें महंगी होंगी। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, रिसोर्सेज कम है, तो सिर्फ उनको मिल पाएगी जिनकी जेब में पैसा है। भाई ऑब्वियसली आप देखो जमीन के रेट इतने क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि जमीन कम है, खरीदने वाले ज्यादा हैं। तो होगा क्या कि खर्चा बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। देखिए एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो सेविंग घटेगी बच्चों, सेविंग घटेगी तो इन्वेस्टमेंट घटेगा, इन्वेस्टमेंट घटेगा तो प्रोडक्शन घटेगा, प्रोडक्शन घटेगा तो मैंने आपको क्या बताया? इनकम घटेगी, एम्प्लॉयमेंट घटेगी। इनकम एम्प्लॉयमेंट घटने पे क्या होगा भैया? जो इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? जैसे इस समय इंडिया में ये सिचुएशन है। भाई इंडिया में पॉपुलेशन, इंडिया इज द लार्जेस्ट, मतलब फर्स्ट नंबर पे पॉपुलेशन के मामले पे है इंडिया। तो इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इंडिया तो वहीं का वहीं है, रिसोर्सेज तो वहीं है, रिसोर्सेज तो बढ़ नहीं रहे। तो यही हो रहा है, खर्चे लोगों के बढ़ रहे हैं, सेविंग कम हो रही है। देखिए अब जमीन वही खरीद पाएगा जिसकी जेब में पैसा होगा, तो सेविंग नहीं हो पाएगी, सेविंग नहीं हो पाएगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो इनकम नहीं, इनकम नहीं तो कुछ नहीं, एक्सपेंशन नहीं, कॉन्ट्रैक्शन चला जाएगा। और बच्चों इस तरीके से आप लोगों ने ये जो पूरा चैप्टर है पॉपुलेशन ग्रोथ पे पढ़ लिया। आप देख सकते हो मैंने आपको सारे के सारे जो कॉजेज हैं वो यहाँ पे देखिए समझा चुका हूं। पॉपुलेशन ग्रोथ, नेचुरल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल शॉक, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन और वॉर, सब सारी चीजें हो गई, बिल्कुल हो गई सर। अब हम लोग लास्ट के बचे हुए 10 क्वेश्चंस और कर लेंगे, हमारे 30 क्वेश्चंस यहां पे कंप्लीट हो जाएंगे। देख लेते हैं फटाफट से, और ये हमारा जो वन शॉट है बच्चों वो कंप्लीट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू डैश ट्रेड साइकिल्स अकर ड्यू टू ऑनसेट ऑफ इनोवेशंस। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि किसके अनुसार जो ट्रेड साइकिल है वो इनोवेशंस या इन्वेंशंस के बेसिस पे अकर होती हैं। ये शम्पिटर ने कहा था, प्लीज नोट इट डाउन, पेपर में आ गए तो आप आंसर दे सकते हो। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर अ वन स्ट्रोक सॉल्यूशन टू चेक द फेस, नो बेटा। इंडिकेटर शोइंग द मूवमेंट ऑफ एन इकोनॉमी, सम एक्टिविटीज व्हिच प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ एन इकोनॉमी, जस्ट एन इल्यूशन। चलिए पहले नो नहीं करते, बता देते हैं। अब आपको क्या लग रहा होगा? सर चारों ऑप्शन तो एक जैसे लग रहे हैं। देखिए बताता हूं, इकोनॉमिक इंडिकेटर, इंडिकेटर कभी भी सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है, ध्यान से समझिए, इसको काट दीजिए। इकोनॉमी की मूवमेंट को शो नहीं करता है। क्या शो करता है? सबसे पहले प्रेडिक्ट करता है कि इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है, इल्यूजन भी नहीं है। सी विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विच इकोनॉमिक इंडिकेटर इज रिक्वायर्ड टू प्रेडिक्ट द टर्निंग पॉइंट ऑफ द बिजनेस। बेटा बिजनेस का क्या टर्निंग पॉइंट है? टर्निंग पॉइंट बोले तो बेटा पीक और ट्रॉ, इन दोनों को अपन टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, दोनों को टर्निंग पॉइंट बोलते हैं।
और ये तीनों इंडिकेटर्स टर्निंग पॉइंट को दिखाते हैं। ऑल ऑफ द अबव विल बी योर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का 24 देखते हैं। बिजनेस साइकिल्स जनरली ओरिजिनेट्स इन फ्री मार्केट इकोनॉमीज। व्हाट इज अ फ्री मार्केट इकोनॉमी? एक फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? द इकोनॉमी वेयर गवर्नमेंट इज इन पोजीशन। नो बेटा, इकोनॉमी फ्री मार्केट वो होती है जहां पे गवर्नमेंट का ज्यादा वो नहीं होता। द इकोनॉमी वेयर डिसीजंस ऑफ प्रोडक्शन आर टेकन बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। नहीं बेटा। द इकोनॉमी वेयर प्राइवेट फर्म्स कंट्रोल मेजर एसेट। बिल्कुल सही बात है। द इकोनॉमी वेयर प्राइसेस कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। नो बेटा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखिए, बिजनेस साइकिल लार्जली अफेक्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर। सही नहीं है, सबको अफेक्ट करता है। बिजनेस साइकिल लार्जली अफेक्ट स्मॉल एम्प्लॉय। सही नहीं है, सबको अफेक्ट करता है। बिजनेस साइकिल जनरली अफेक्ट ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बट बिजनेस सेक्टर इन पर्टिकुलर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल गलत है। तो सी विल बी योर राइट आंसर, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 26। अकॉर्डिंग टू कीन्स फ्लक्चुएशन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर ड्यू टू। कीन्स के अनुसार फ्लक्चुएशन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में होते हैं वो क्यों होते हैं? अभी आपको पढ़ाया है, क्योंकि एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड पे फर्क आता है। क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल? फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड। डिमांड चेंज होने से बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशन होगी। बिल्कुल सही बात है। इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन होगी, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में फ्लक्चुएशन होगी, यानी कि द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। डी विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। इकोनॉमिस्ट यूज चेंजेस इन अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज टू मेजर द बिजनेस साइकिल and to predict where the economy is headed towards, which are called। क्या बोला जा रहा है? क्या बोला जा रहा है? इकोनॉमिस्ट यूज चेंजेस इन वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज टू मेजर द बिजनेस साइकिल। अच्छा, बिजनेस साइकिल को मेजर करने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल होता है? इतनी देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल होता है। इफ द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज हायर देन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर पॉपुलेशन इकोनॉमिक ग्रोथ से ज्यादा होगी, अभी जस्ट आपको बताया, तो इकोनॉमी में क्या नहीं होगा? इकोनॉमी में सेविंग्स नहीं होंगी, क्योंकि सारा पैसा तो खर्च हो जाएगा, तो बचेगा क्या? सेविंग्स होंगी ही नहीं, सारा पैसा तो खर्च ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 30। द कॉब वेब थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय। बेटा, जो कॉब वेब थ्योरी है बिजनेस साइकिल चैप्टर के अंदर, वो किसके द्वारा प्रोपाउंड की गई थी, दी गई थी? निकोलस कार्लडोर के द्वारा दी गई थी। शम्टर, निकोलस कार्लडोर, कीन्स, इन सारे इकोनॉमिस्ट की यहां पे बातें हो रही हैं। 2-3 इकोनॉमिस्ट हैं। तो बच्चा पार्टी, आई होप कि अब आपको बिजनेस साइकिल में कभी भी कोई भी समस्या परेशानी नहीं आने वाली है, क्योंकि आपने मेरा ये वन शॉट देख लिया है, समझ लिया है। सो उम्मीद करता हूं कि ये वन शॉट आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होने का मतलब ये कि बेटा, अगर आप मॉड्यूल उठा के देखते हो ना, और प्लीज देखो, मैं तो कहता हूं हमेशा कि देखो उठा के, मेरा वन शॉट देखो और मॉड्यूल उठा के देखो, बेटा आपको एक चीज पता लगेगी। पता है क्या? आप देखोगे कि आपने एक भी, मैं डंके की चोट पे यहां पे खड़े होकर बोल रहा हूं, एक भी अगर टॉपिक मेरे वन शॉट में कवर ना हुआ हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है? एक एक टॉपिक कवर हुआ है। मैं एक एक लाइन की बात नहीं कर रहा, ऑब्वियसली एक एक लाइन पढ़ाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। मैंने निचोड़ पढ़ाया आपको, समराइज फॉर्म में पढ़ाया, बट टॉपिक सारे कवर किए, 30 के 30 मॉड्यूल के क्वेश्चन भी लगाए। जब मैं इस वन शॉट की बात करता हूं, एज ए स्टूडेंट मैं ये कहता कि हाँ यार, वन शॉट देखा, क्वेश्चन समझ में आए, थ्योरी समझ में आई, ग्राफ समझ में आया, न्यूमेरिकल्स नेशनल इनकम वगैरह में थे वो समझ में आए। तो बच्चों, आपको क्या करना है आपको पता है, आपको इन सारे वन शॉट्स को रिगरसली फॉलो करना है। बाकी आपका प्यार, आपका सपोर्ट हम तक बना रहेगा। हम आपके लिए ऐसे ही इस चैनल पे खड़े होकर यहाँ पे आपको समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे सारी चीजें, और सीए फाउंडेशन क्रैक करवा के भेजेंगे, ठीक है? ओके की रिपोर्ट। एक डाउट जो बच्चों के मन में रहता है, जाते जाते बता देता हूं, वो रहता है कि सर सेशंस की पीडीएफ कहां से ले, आपसे अपन डाउट कहां से पूछें? तो बेटा व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि भैया सर हम व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं, तो व्हाट्सएप आप सब लोग चलाते हो, प्लीज ज्वाइन दिस व्हाट्सएप कम्युनिटी। व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आप अपने बेटा डाउट पूछो, ठीक है? सब्जेक्ट से रिलेटेड या कोई भी आपको डाउट पूछना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको डीपीपीज मिल जाएंगी, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। जिन जिन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? और बेटा आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को यहां से ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आपको यही सारी चीजें अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन की कम्युनिटी पे भी मिल जाएंगी, तो आप जाके कम्युनिटी भी ज्वाइन कर लीजिए। और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यही हमारा चैनल है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगली क्लास में जो है बात होने वाली है एक और बहुत ही प्यारे से वन शॉट की। आप लोगों को जरूरत है तो बस बैठ के पढ़ने की और अपने क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करने की। एक बात एंड में और कहना चाहूंगा कि बेटा आपके लिए, सबके लिए एफपीएल सीरीज चालू हो गई है, जहां पे अकाउंट्स में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा हूं, और इकोनॉमिक्स में देखिए, अकाउंट्स में क्या करवा रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं,
और इकोनॉमिक्स में मैं आपको एमसीक्यूज करा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑलमोस्ट 300 एमसीक्यूज की ये सीरीज है और आपको 300 एमसीक्यू करा के भेजूंगा, ठीक है ना। चलो जी, सो आई होप कि अब सब कुछ क्लियर है, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। मिलते हैं आपसे अगले वन शॉट में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ऑल दी वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे, हैव अ लकी डे, बेस्ट डे। और ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे एकाग्रता सीए फाउंडेशन चैनल के साथ। मेरी तरफ से जय हिंद।